scholars, here is your friend Seema Raj, and we are gonna do the grammar part of this lesson, the case of fifth word. So let's begin it without any delay. So here is our first question. Match the phrases verbs. अब आपको क्या करना है कि phrasal verbs जो है उनको मैच करना है ना, from the text given in column 1. अब column 1 में phrasal verbs given to you है ना, और column 2 has its meaning. You may refer to a dictionary. अब आपको अगर चाहिए तो आप डिक्शनरी का हेल्प लो और इसको मैच करो phrasal verbs को उनके मीनिंग से. So here is the first one. Put on. अब put on का मीनिंग क्या है आप देखो, put on है ना. अब यहाँ पे put on switches की बात नहीं हो रही. Put on means अब आप सोचो क्या होता है. Yes, मैंने एक्शन किया. अब देखो, what I would suggest you is if you want to learn the word meanings or phrasal verbs and their meanings, the best thing would be to stand before a mirror and act the way the words are given there, है ना. तो आप एक्ट करोगे ना, एक्शन करोगे तो आप इजीली मीनिंग्स को याद कर पाओगे, है ना, समझ पाओगे. क्योंकि कितना रट्टा मारोगे, आफ्टर ऑल यू पीपल आर नॉट पैरेट्स, राइट. अभी तो स्कॉलर्स हो आप लोग, राइट, लेकिन पैरेट्स नहीं हो. तो इसलिए थोड़ा सा इजी वे में चीजों को लेके याद करेंगे ना, थोड़ा सा अलग ढंग से, तो वो अच्छा रहेगा आपके लिए. अब हियर इज द फर्स्ट वन, पुट ऑन. मैंने आप देखो एक्शन क्या किया था, आप समझ गए. पुट ऑन का मीनिंग क्या है, वेयर क्लोथ्स, हैट एटसेट्रा. अब जब आप कपड़े पहनते हैं या कोई ना कोई चीज पहनते हैं तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, पुट ऑन, राइट. तो आप ऐसे सेंटेंसेस, आई हैव पुट ऑन माय क्लोथ्स, आप ऐसे करके सेंटेंसेस बोलिए, एक्शन करिए थोड़ा सा बिफोर द मिरर और इन फ्रंट ऑफ द मिरर, तो ज्यादा इजिली याद हो जाएगा आपको. द नेक्स्ट वन इज कूल्ड डाउन. अब इसका मीनिंग क्या है, कूल डाउन. देखो भाई मम्मा अब कूल डाउन हो चुके हैं, मतलब अब मामला नॉर्मल हो चुका है, ठंडा पड़ चुका है मामला. सो बिकेम नॉर्मल. या आप खाना भी खाते हो, कूल हो चुका है खाना, मतलब कि नॉर्मल हो चुका है, अब गर्म नहीं है, क्योंकि गर्म खाना खाना इज रियली वेरी डिफिकल्ट, है ना. सो कूल डाउन मींस बिकेम नॉर्मल, राइट, और काम्ड. अब काम्ड यहाँ पे एल इज साइलेंट, और इस काम का मीनिंग क्या है, शांत हो जाना. ओके. द नेक्स्ट वन इज टर्न्ड अप. अब टर्न्ड अप का मीनिंग क्या है, देखो आप, अपीयर्ड, है ना. अब आप ऐसे सोचोगे कोई भी है ना ऐसे टर्न हो रहा है, तो इसका मीनिंग क्या हो गया, वो अपीयर हो गया, दिख गया सामने, है ना. बीन डिस्कवर्ड, या हमने उसे डिस्कवर कर लिया, हमने पता लगा लिया, राइट, है ना. अब जब कोई टर्न होगा तो आप क्या करोगे, उसको पता लगा लो कि अच्छा ये तू है क्या, ओके, या फिर ओके आ गया तू, लाइक दैट. सो आप ऐसे याद रखो. द नेक्स्ट वन इज मेक ऑफ. और मेक ऑफ का मीनिंग क्या है, अब आप ऐसे सोचो कि कोई भी चीज कब बनेगी, जब आपको समझ आ गई होगी कोई चीज, राइट. तो आप ऐसे याद रखो, कोई चीज कब बनाते हो आप, जब उसकी समझ हो जाती है. आपको समझ होती है तो ही तो कोई चीज बना पाते हो ना. सो हैव एन आइडिया और अंडरस्टैंडिंग ऑफ समथिंग, राइट. सो इस तरीके से आप याद रखो. सिर्फ अंडरस्टैंडिंग भी अगर आपको समझ आ गया ना कि मेक ऑफ का मीनिंग क्या है, अंडरस्टैंडिंग, कोई चीज समझ आ गई और तब मैं अब इसको बनाऊंगा, ठीक है, लाइक दैट. आप ऐसे याद रखो. द नेक्स्ट वन इज फिगर आउट. अब फिगर आउट का मीनिंग क्या है, सॉल्व अ प्रॉब्लम, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेना. फिगर आउट. अब फिगर आउट मतलब अब यार, अब आप ऐसे याद रखो, कोई मैथ्स का फिगर है आपके सामने और टीचर ने दिखाया, टाडा, फिगर इज आउट, लाइक दैट. आप ऐसे याद रखो. तो इसका मीनिंग क्या है, अब टीचर बोलेगी सॉल्व अ प्रॉब्लम, तो आप ऑब्वियसली सॉल्व करोगे. तो इस तरीके से मींस आई मीन टू से दैट मेक सम स्टोरीज, ओके, एसोसिएशंस, सम कनेक्शंस, सो दैट यू विल बी एबल टू लर्न द थिंग्स इन अ सिंपलर वे, है ना. तो इस तरीके से करना है आपको. सो हियर इज द नेक्स्ट वन, गॉट अवे विथ. इसका मीनिंग क्या है, गॉट अवे विथ मतलब किसी भी चीज से दूर भाग जाना. दूर भागते क्यों आप, एस्केप होने के लिए. अगर मान लो आप मम्मा पीछे झाड़ू लेके भाग रही है और शी इज रनिंग आफ्टर यू विद अ रोलिंग पिन, है ना, हाथ में बेलन लेके भाग रही है, तो आप क्या करोगे, आप उनसे गॉट अवे विथ होने की मतलब उनसे दूर जाने की कोशिश करोगे, किस लिए, टू एस्केप विदाउट बीइंग पनिश्ड, है ना. सो इस तरीके से आप लर्न करो. The next one is fill in the blanks with the phrasal verbs given in column 1. So we have completed the match the following, right? Now we have to use those phrasal verbs to complete these blanks, right? To fill in these blanks. So finally, some important evidence about the case has dash. तो अब हमें तारा याद है, turned up यानी कुछ डिस्कवर कर लेना, कुछ अपीयर हो जाना. सो यहाँ पे आएगा turned up, राइट. सो फाइनली कुछ इंपॉर्टेंट सबूत मिला है हमें इस केस के बारे में. सो डिस्कवर किया हमने, राइट. After I dash, I understood that I had made a big mistake. So जब मैं डैश हुआ तो मुझे समझ आया कि यार मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी. So आपको पता है जनरली ऐसा कब जब गुस्सा होता है ना, we forget everything, we are unable to judge what is right and what is wrong, right? And due to this we make a mess. तो हम क्या करते थे, हर चीज को बिगाड़ देते हैं, है ना. तो chaos हो जाता है पूरा सब कुछ, सारा सिचुएशन. तो ये कब होता है, जब मामला बिगड़ गया होता है और बाद में जब आप ठंडे दिमाग से सोचते हो, जब आप नॉर्मल हो जाते हो, सिचुएशन नॉर्मल हो जाता है, जब आप शांत हो जाते हो, कूल डाउन हो जाते हो, देन यू रियलाइज दिस थिंग, देन यू अंडरस्टैंड दिस थिंग, है ना. तो अब आप देखो ये कूल डाउन विल बी
द आंसर। सो अब आपको देखना है कि कौन सा सूटेबल रहेगा, किस ब्लैंक में ये जो भी इसका मीनिंग निकालना है और फिर देखना है कि कौन सा किसके साथ जाएगा, है ना, मीनिंग के हिसाब से। आई कुडंट डैश व्हाई ही वाज एंग्री विद मी। अब मुझे ये नहीं डैश हुआ कि वो मुझसे गुस्सा क्यों था, तो अब क्या डैश नहीं हुआ, समझ नहीं आया कि यार क्या है, वो क्यों मुझसे गुस्सा है, ये वो समझ नहीं आया मुझे। सो फिगर आउट। द नेक्स्ट वन इज ही डैश हिज स्पेशल कोट। अब कोट है तो अब बताओ क्या आएगा, पुट ऑन एंड वेंट टू हिज फ्रेंड्स बर्थडे। और उसने अपना स्पेशल कोट पहना और अपने फ्रेंड के बर्थडे पे चला गया। रवि फॉरगेट्स टू डू हिज होमवर्क बट ही डैश इट एज टीचर डिडंट आस्क फॉर इट दैट डे। रवि जो है अपना होमवर्क करना भूल जाता है, लेकिन डैश उसकी टीचर जो है वो नेक्स्ट डे या उसी दिन उसके बारे में पूछना ही भूल जाती है कि भाई होमवर्क किया क्या सबने। शी फॉरगॉट टू आस्क रिगार्डिंग दिस। सो बट ही डैश, अब वो क्या हुआ, ही गॉट अवे विद इट, मतलब वो बच गया, एस्केप हो गया, क्योंकि टीचर भूल चुकी थी कि उन्होंने कोई होमवर्क दिया था, उसके बारे में पूछा ही नहीं उस दिन उन्होंने। सो दिस वन विल बी द आंसर। नेक्स्ट वन, आई डू नॉट नो व्हाट टू डैश हिज बिहेवियर। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि उसके बिहेवियर से मैं क्या समझूं, है ना, Isn't it? तो आप इस तरीके से जब आपको कोई चीज समझना है तो आप क्या बोलोगे कि भाई आई कैन मेक ऑफ दिस थिंग, मुझे कुछ समझ नहीं आया। सो मेक ऑफ विल बी द आंसर। नाउ अब आप उसका अपने लैंग्वेज में हो सके तो मीनिंग समझिए, क्योंकि यू आर स्टिल अ लर्नर, आपको आंसर सही चाहिए तो आप अपने लैंग्वेज में उसका जितना भी आपको दे रखा है आप उसका मीनिंग निकालिए और फिर देखिए कि उस सिचुएशन में कौन सा फिट बैठेगा। सो हियर fill in the blanks in the following sentences by choosing the correct word pairs from the box given below। अब आपको क्या करना है कि ये जो blanks है sentences में उनको आपको fill करना है, क्या करके, correct word के pairs को ढूंढ के। ओके, सो ये pairs यानी कि जोड़ी है वर्ड्स की, अब उनसे हमें ब्लैंक्स को फिल करना है। आफ्टर रनिंग फॉर 15 किलोमीटर्स लास्ट डैश, तो 50 किलोमीटर्स रन होने के बाद कब, पिछली डैश को, तो पिछले डैश को आप बताओ, डैश आई फेल्ट डैश फॉर 2 days। तो पिछली बार जब मैंने 50 किलोमीटर्स की लास्ट डैश रन की तो मैं कैसा फील करने लगा, 2 दिनों तक डैश फील करने लगी। अब देखो ये सब समझ के आ रहा है कि लास्ट दे रखा है तो टाइम वर्ड विल कम हियर, राइट। सो हियर देखो टाइम वर्ड कौन सा हमारा, वीक, यानी कि WEEK, दैट इज हफ्ता, राइट, या सप्ताह, तो ये यहां पे आएगा। और दूसरा वीक में देखो आप WE, वी की स्पेलिंग और उसके बाद एक्ट है, तो इसका मीनिंग क्या है, कमजोर फील कर, तो मैं 2 दिनों तक कमजोर फील करता रहा। हियर यू have to pay heed towards the meanings as well and the spellings, because आप कॉपी करते वक्त क्या करते हो कि हफ्ते का कमजोर बना दोगे आप और कमजोर का हफ्ता बना सकते हो। so you will lose marks if you don't pay heed here. You must be very careful while copying these spellings, especially इसलिए मैं spellings बोल रही हूँ, words तो आप लिखते हो, कुछ भी लिख लेते हो, लेकिन स्पेलिंग्स पूरी रॉन्ग होती है। Here is our next question. When the committee met yesterday, कल जब कमिटी मिली, they brought dash। अब आप देखो यहां पे ये जो फॉर है वो बिल्कुल रॉन्ग है। देखो आप कैसे, देखो फॉर हेड, अब आपने फॉर हेड सुना है ना, अब फॉर का मीनिंग है फ्रंट, राइट, फॉर का मीनिंग है फ्रंट यानी कि सामने वाला हेड, राइट। अब यहां पे आप देखो, सो ब्रॉट फॉर लोकल केसेस, मतलब आप यही सोच रहे कितने लोकल केसेस, कितने स्थानीय केसेस लेके आए। ओके, सो यहां पे आप देखो दे ब्रॉट डैश लोकल केसेस टू द डैश, तो यहां पे फोर भी नहीं आएगा, राइट। यहां पे आएगा हमारा फोर, FOUR, राइट, 4 यानी कि 4। तो कितने केसेस देखो आप, कैसे पता चला मुझे, आप खुद ही देखो, फॉर मतलब क्या, सामने, राइट। सो यहां पे दे ब्रॉट सामने लोकल केसेस टू द 4। आप हिंदी में मीनिंग निकालो या अपने लैंग्वेज में सोचो, मीनिंग पूरा रॉन्ग हो रहा है, राइट। तो वो सामने लाए 4 स्थानीय केसेस या लोकल केसेस। अब 4 अगर आप सोचोगे नंबर 4 तो आपको बिल्कुल सही आंसर मिल रहा है। सो हियर इट विल बी 4 नंबर और यहां पे आएगा 4, राइट, है ना। टू द 4 मतलब कि फ्रंट या फिर सामने, सबके सामने वो 4 लोकल केसेस लेके आए कमिटी के सामने, राइट। तो यहाँ पे 4 आएगा यानी सामने और यहाँ पे आएगा 4 लोकल केसेस। आप इस तरीके से साथ में पढ़ो, 4 लोकल केसेस लेके आए सबके सामने, है ना। सो द नेक्स्ट वन इज व्हाइल लर्निंग टू ड्राइविंग सीखते वक्त या ड्राइव करना सीखते वक्त रीना यूज टू मच फोर्स ऑन द डैश। रीना ने क्या किया, कुछ ज्यादा ही फोर्स लगा दिया किस पे, डैश पे। अब आप बताओ जब ड्राइव कर रहा है कोई बंदा तो क्या करेगा, इनमें से देखो डाइंग या ये दोनों तो आने वाले नहीं है, बढ़ना और डाई करना हेयर को, यानी कि कलर करना, डाई मींस DYE, डाई, है ना, कलरिंग, तो ये आएगा नहीं इसमें। 4 हो चुका है हमारा। अब पीस और पीस टुकड़े भी नहीं होंगे, टुकड़े भी कहां से होंगे, है ना, ये नहीं होंगे। तो जब कोई ड्राइव करना सीख रहा है तो ब्रेक लगाएगा ना भाई, तो उसने क्या किया, ब्रेक, यहाँ पे ड्राइव करते वक्त ब्रेक पे कुछ ज्यादा ही
फोर्स लगा दिया और उसकी वजह से क्या हुआ, कॉजिंग द कार टू डैश डाउन, उसकी वजह से कार जो है वो क्या हो गई, ब्रेक डाउन हो गई, है ना। सो हियर BRAKE और यहाँ पे ब्रेक, है ना। तो ब्रेक, अब आपको ध्यान रखना है, ब्रेक जो लगाते हैं हम तो गाड़ी को स्टॉप करने के लिए, तो ये वाले ब्रेक की स्पेलिंग में आप ए लगाते हैं जो गाड़ी से रिलेटेड है ना। सो ए आएगा, ब्रेक के स्पेलिंग में ई ए नहीं आएगा, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। आप ऐसे याद रखिए, कार आप ड्राइव करते हैं, है ना, तो उसमें देखिए CA आ रहा है और यहाँ पे देखिए क्या RA है, ब्रेक की स्पेलिंग में RA, कार का AR की जगह पे RA आ रहा है स्पेलिंग, तो आप ऐसे याद रखिए AR, कार का AR जो है आप उल्टा कर दीजिए, RA कर दीजिए, तो वहां पे ब्रेक की स्पेलिंग आएगी क्या, BRA। बाकी KE वो तो आपको देखो लिखा ही है, लेकिन मैं आपको मेन ये चीज याद दिलाना चाहती हूँ, आप ऐसे आइडेंटिफाई कर सकते हो कि डिफरेंस क्या है दोनों में। द नेक्स्ट वन इज he has composed a beautiful dash of music in order to dash to the thousands of people। अब उसने क्या किया, एक ब्यूटीफुल सा म्यूजिक जो है वो म्यूजिक का डैश कंपोज किया है, इन ऑर्डर टू यानी कि किस वजह से, टू ब्रिंग डैश, कि वो डैश ला सके थाउजेंड्स ऑफ पीपल के लिए। तो आप देखिए यहाँ पे क्या होगा, ब्यूटीफुल, अब बचा क्या, अब आप देखो ये बच गया, राइट, है ना, ये बचा और ये बताया, तो देखो यहाँ पे डाइंग मींस मरना, तो वो तो आएगा नहीं, डाइंग नहीं आएगा, डाइंग भी नहीं आएगा, कलरिंग करना भी नहीं आने वाला है, तो यहाँ पे किससे रिलेटेड होगा, पीस। म्यूजिक क्या देती है, पीस देती है ना, एक ये शांति वाला पीस है और ये दूसरा टुकड़ों वाला है। सो आप देखो यहाँ पे he has composed a beautiful dash of music, उसने एक ब्यूटीफुल पीस ऑफ म्यूजिक, मतलब एक टाइप का म्यूजिक जो है वो एक म्यूजिक क्रिएट किया है, कंपोज किया है, कि ताकि वो लोगों को क्या दे सके, पीस दे सके, शांति दे सके। तो यहाँ पे किसी चीज की, अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, अ पीस ऑफ एडवाइस, तो आप ऐसे जब बोलते हो ना तो वो ये वाला पीस होता है। और यहाँ पे PEA, आप देखो आप ऐसे याद रखो, PEA मींस मटर के स्पेलिंग, है ना, PEA। तो आप पीस जो है आप खा के ऐसा समझो, ऐसे याद करो स्टोरी में कि पीस खा के यार मुझे शांति मिल जाती है। सो पीस वाला PEA आपको याद रखना कि PEA मटर वाली स्पेलिंग जो होगी वो शांति वाली होगी, और दूसरा जो है PIECE वाला क्या होगा, टुकड़ों वाला होगा या टाइप वाला होगा, है ना, डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन और ऑन द कॉन्टेक्स्ट, क्योंकि आपको पता है इंग्लिश में एक वर्ड का एग्जैक्ट मीनिंग नहीं होता है, इट वेरीज फ्रॉम सिचुएशन टू सिचुएशन और कॉन्टेक्स्ट टू कॉन्टेक्स्ट। सो यहाँ पे पीस आ गया, दूसरा क्या है, इन ऑर्डर टू ब्रिंग क्या, शांति, हजारों लोगों के लिए शांति लाने के लिए उसने एक ब्यूटीफुल सा म्यूजिक कंपोज किया, है ना। So now let's go ahead. The next question is she was busy dash her hair। अब देखो hair को आप क्या करोगे, डाई लगाओगे उस पे, है ना, यानी उसकी कलरिंग करोगे। So यहाँ पे क्या आएगा, DYE, डाई की स्पेलिंग, हेयर को डाई करेंगे। नॉट केयरिंग, वो बिजी थे अपने हेयर को कलर करने में, नॉट केयरिंग अबाउट द डैश फ्लावर्स इन हर गार्डन, तो उसके गार्डन में जो फ्लावर्स लगे हुए थे उसका बिल्कुल भी वो उनकी केयर नहीं कर रही थी। सो फ्लावर्स कैसे हो रहेंगे बेचारे, मर रहे होंगे, उनकी हालत बहुत खराब होगी। सो यहाँ पे क्या होगा, डाइंग, है ना। सो यहाँ पे आप ऐसे याद रखो कि डाई जो है, डाई के स्पेलिंग में क्या, डाई यानी कि मरना, उसकी स्पेलिंग क्या होती है, DIE, है ना, DIE। तो आप यहाँ पे आपको उल्टा करना है, यहाँ पे देखो DYE का मीनिंग है, ये है डाई, दूसरा डाई यानी कि कलर। अब आप ये देखो, पहले चीज तो यू मस्ट लर्न द स्पेलिंग्स, और स्पेलिंग्स लर्न करने के बाद बिकॉज आपको पता है प्रोनाउंसिएशन भी सेम है, साउंड भी सेम है, तो अब आपको हर वर्ड का स्पेलिंग याद रहना चाहिए और मीनिंग याद रखना चाहिए। तो आप इतना याद रखिए कि ये डी के बाद वाई आ गया, तो ये क्या, कौन सा मानना होगा, ये कलर से रिलेटेड होगा। और ये डाई की स्पेलिंग, ये आपको पता है कि ये है डाई की स्पेलिंग, लेकिन जब उसमें ING लगाते हैं तो आपको क्या करना होता है, आप ये इन दोनों को खा जाते हैं, ठीक है। अब देखो डाई की स्पेलिंग से, मतलब मरने की स्पेलिंग से आपको ई खा जाना है ना, और उसकी जगह पे वाई लगा देना है, ठीक है, डाई, DY, इतना कर देना आपको। आप ऐसे याद रखो भाई, कोई मतलब आई शुड नॉट से लाइक दिस, बट जस्ट टू मेक यू लर्न इट इजीली। मान लो आपका कोई दुश्मन है, तो आपने मूवी में ऐसा देखा होगा, आपका नहीं, मूवीज में कोई ऐसा है जो पास अवे हो गया ना, गुजर गया, तो अब आप क्या बोलोगे कि भाई ओके तो डाई हो गया तो बाय, तो आप बाय डाई, आप ऐसे याद रखो। आई मीन टू से दैट आप इंग लगाओगे, उसमें ING फॉर्म लगाओगे, तो आप DY बाय करोगे, तो बाय की जगह पे डाई याद रखो आप, डाई मींस BY बाय और DY डाई, तो इस तरीके से आप स्पेलिंग को रिलेट करोगे, है ना, तो आपके लिए थोड़ा इजी हो जाएगा। और ये जो है कलर वाला जो है वो उसमें उल्टा ई लग जाएगा, ई रहेगा ही रहेगा इंग लगाने के बाद भी। सो दिस इज द थिंग दैट यू मस्ट रिमेंबर। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज लेरॉय सॉल्व द मिस्ट्री ऑफ द मिसिंग फिफ्थ वर्ड। अब लेरॉय जो है, जो मिसिंग फिफ्थ वर्ड था उसकी मिस्ट्री उसने सॉल्व कर दी विद हिज क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटीज।
वर्क इन पेयर्स टू सॉल्व द पजल्स। अब आपको क्या करना है, पेयर्स में पजल को सॉल्व करना है। गिवन इन द इलस्ट्रेशंस बिलो एंड इन्फर व्हाट दे से, और आपको कंक्लूजन भी ड्रॉ करना है कि वो क्या कह रहे हैं। वन एग्जांपल हैज बीन डन फॉर यू। तो ये देखो आपके लिए हमने आंसर्स लिख दिए हैं और मुझसे ज्यादा अच्छे हो तो हियर आर द आंसर्स। आप चाहो तो यू टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट एंड आप इस तरीके से कर लीजिए, क्योंकि ये सब आप मुझसे ज्यादा कर सकते हैं। आई एम नॉट वेल वर्स्ड एट इट। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज इट? अब देखो यहाँ पे वी डोंट हैव एनी क्वेश्चन बट इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग रिलेटेड टू ग्रामर। व्हाट इज इट? इट्स स्पूनरिज्म। अब ये स्पूनरिज्म क्या होता है? इज अ मिस्टेक मेड व्हेन स्पीकिंग। जब हम बोलते हैं तो कुछ गलती करते हैं, और वो क्या है, where the first sounds of the words in a phrase, जब हम कोई फ्रेज बोल रहे हैं उसका जो फर्स्ट साउंड है, लाइक मैंने बोला मेक ऑफ, तो मेक ऑफ में देखो आप म जो है फर्स्ट साउंड है मेक का, राइट? तो और अ सेंटेंस या फिर किसी भी सेंटेंस का फर्स्ट साउंड्स जो भी है आर एक्सचेंज, आपस में बदल जाते हैं विद ईच अदर। दिस यूजुअली गिव्स अ फनी मीनिंग, और इससे क्या होता है, जनरली फनी मीनिंग निकलती है। सम एग्जांपल्स ऑफ स्पूनरिज्म आर सेइंग रॉन्ग लोड, है ना, इंस्टेड ऑफ लॉन्ग रोड। अब आप देखो ये होता है कितने बार, स्पेशली व्हेन वी मेक वीडियोस फॉर यू, तो हम इतना ज्यादा बोल रहे होते हैं कि कई बार ऐसा इस तरीके की मिस्टेक स्पूनरिज्म हमारे से हो जाती है ना। तो हम क्या करते हैं कि लॉन्ग रोड बोलने की बजाय क्या बोल देते हैं कई बार रॉन्ग लोड, है ना। मींस वी डू सच एरर्स। हम सेंटेंस का या फ्रेज का जो फर्स्ट वर्ड है उसका जो फर्स्ट साउंड है, अब आप देखो लॉन्ग रोड, तो यहां पे हमें क्या करना है, देखो लॉन्ग का र साउंड है बिगिनिंग वाला र, और लोड का बिगिनिंग साउंड है क्या, लो, है ना, एलो। लेकिन मुझे लॉन्ग रोड बोलना था, देखो लॉ और रोड का र, तो यहां पे मैं उल्टा कर दे रही हूं। देखो आप जो रोड का जो आर है वो मैंने कहां पे लगा दिया, रॉन्ग बिगिनिंग में लगा दिया, जो मुझे नहीं बोलना चाहिए था। और लोड की जगह पे मतलब एल साउंड को बाद में डाल दिया, लॉ साउंड को बाद में डाल दिया, उसके जगह पे क्या बोल दिया, लोड। सो रॉन्ग लोड की जगह पे लॉन्ग रोड बोल दिया। अब आप ये मत सोचें कि छोटे बच्चे भी ऐसा करते हैं, दैट इज डिफरेंट। वो तो तुतलाते हैं, लेकिन बड़े लोग जब बहुत, या आप भी, आपने भी कभी ऐसा एक्सपीरियंस किया होगा, आई हैव एक्सपीरियंस्ड इट मच, बहुत ज्यादा बोलते बोलते कई बार ये स्पूनरिज्म हो जाता है। मतलब हम मान लो स्पून से किसी को खिला रहे हैं तो हम क्या करते हैं, बिगिनिंग वाला जो है वो सब कहीं और शिफ्ट हो जाता है, रॉन्ग लोड की जगह पे हम बोल देते हैं लॉन्ग रोड, है ना। सो इस तरीके की चीजों को हम क्या बोलते हैं, स्पूनरिज्म। फाइंड द करेक्ट ऑर्डर फ्रॉम द फॉलोइंग स्पूनरिज्म्स। अब आपको ये स्पूनरिज्म्स दे रखे हैं, रॉन्ग बोला गया है यहाँ पे, ये बोलते वक्त ही होता है, लिखते वक्त नहीं होता। सो आप देखो फर्स्ट वन इज नोइंग सिट्स, तो ये देखो आप, मैं सीधे से आपको विदाउट एनी डिले आपको आंसर की तरफ ही लेके चलती हूँ, सो दैट इट विल सेव योर टाइम। सो अब देखो क्या था हमारा, फिर से क्वेश्चन की तरफ चलना ही पड़ेगा, देयर इज नो अदर वे। नोइंग सिट्स, तो आप देखो नोइंग सिट्स का क्या हो जाएगा, स्नोइंग स्किट्स। अब देखो नोइंग सिट्स तो क्या होगा, एस को आपको यहां पे डाल देना है ना, इस साउंड की जगह पे, और इसको आप यहां पे डाल देंगे के को, ठीक है। तो अब आप देखो क्या होगा, एस यहां पे डाल दिया मैंने, तो क्या हो जाएगा स्नोइंग, क्योंकि हम यहाँ पे गड़बड़ चड़बड़ फर्स्ट साउंड की ही करते हैं, अदल बदल कर देते हैं, अदला बदली कर देते हैं। तो एस को यहां पे डालना तो क्या हो जाएगा ये स्नोइंग, और ये के जो है फर्स्ट साउंड के, इसको डाल दिया यहाँ पे, है ना, तो क्या हो जाएगा स्नोइंग किड्स। ये है सही वर्ड, है ना। लेकिन हम यहाँ पे क्या दे रखा है आपको, स्पूनरिज्म दे रखा है, रॉन्ग दे रखा है। अब नेक्स्ट क्या है, इट्स रोअरिंग विद पेन। अब आप देखो क्या हो गया, इट्स पोरिंग विद रेन, है ना। ये देखो आप, तो इट्स ही रहेगा। अब देखो यहाँ पे क्या है, ये दोनों का की अदला बदली। आप बोलोगे कैसे पता चला कि इसकी अदला बदली हुई या नहीं, आप थोड़ा पढ़ के देखो, थोड़ा सा फनी भी बनाना ना, तो आप ये सब, इन सब की कोई अदला बदली नहीं होगी। जनरली ये नाउन्स होंगे या फिर वर्ब्स होंगे, है ना, तो इतना ध्यान रखो आप। सो यहाँ पे पी को हम यहाँ डाल देंगे तो क्या हो जाएगा, है ना, क्योंकि फर्स्ट साउंड की ही एक्सचेंज होती है ना, फर्स्ट साउंड से आपस में एक्सचेंज हो जाता है। तो पी को यहाँ पे डाला तो क्या हो जाएगा पोरिंग, और ये आर को यहाँ पे डाला तो क्या बन जाएगा रोअरिंग, है ना। यहाँ पे आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है दैट यू मस्ट थिंक ओनली ऑफ द वर्ब्स एंड नाउन्स, है ना, यहाँ पे। क्योंकि आप बोलोगे मैम इट्स का भी पूरा ऐसा हुआ होगा क्या, विथ भी ऐसा हुआ होगा, तो फिर आप बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज करने का नहीं सोचा जा रहा, यू आर जस्ट लर्निंग कंसेप्ट, आपको कॉन्सेप्ट सिखाना है, इसलिए आपको ये ऐसा दे रखा है। तो आपको सिर्फ एक वर्ड को देख लेना है और एक नाउन, कुछ भी
ऐसे ही वर्ड्स को आपको ध्यान में रखना है कि इन्हीं की स्पूनरिज्म की गई होगी, इन्हीं के फर्स्ट साउंड्स को आपस में अदल बदल दिया गया होगा, राइट। सो दिस इज द वे आप सारा कर लेंगे। अब देखो यहाँ पे क्या है, प्लास्टर मैन, बिगिनिंग साउंड क्या है, प्ल। देखो आप जहां पे भी डब्ल्यू आर आ रहा है या आर आ रहा है, फर्स्ट लेटर के बाद आर आ जा रहा है या एल आ जा रहा है, तो आप उन दोनों को साथ में लेके चलेंगे, है ना। तो आप देखो यहाँ पे प्ल है और यहाँ पे म है फर्स्ट साउंड। ओके, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको रखते हैं ना, पीएल की जगह पे क्या हो जाएगा, एम, तो क्या हो जाएगा मास्टर, और ये क्या हो जाएगा, पीएल को हम यहाँ पे लाएंगे एम की जगह पे, तो क्या हो जाएगा प्लान। सो मास्टर है ना, पीएल की जगह पे एम डाला तो क्या हो गया मास्टर, और एम की जगह पे पीएल डाल दिया तो क्या हो गया मास्टर प्लान, है ना। सो इस तरीके से आप सबका स्पूनरिज्म कर लेंगे। और फिर क्या होगा, वार्म ब्लैंकेट, है ना, आप इसी तरीके से करिए। फिर नेक्स्ट वन इज कार्स एंड ट्रक्स, फिर होगा टेक अ शावर, नेक्स्ट वन इज रीड अ बुक, pardon me madam, so like that। तो इस तरीके से आप स्पूनरिज्म भी बहुत सिंपल है। Now let's move on to the next question, read the following sentences from the text and study the highlighted words। There is a difference between study and read। study करने का मतलब है you have to be really very focused, पूरा फोकस के साथ carefully each and everything को ध्यान में रखते हुए आप पढ़ते हो, so that is known as study। तो इसके अब आपको भी ध्यान देना है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। अब आप यहाँ पे देखो, the first sentence is everyone thought that he must be the smartest police chief in the country, है ना। अब ये है हमारा फर्स्ट सेंटेंस। द नेक्स्ट वन इज she read what he had copied, they tell where the jewelry is hidden। The next one is norm is a shortening of nominative, a grammatical term, stated Mrs. Brown, who had taught English and other subjects in high school। Nolan and Davenport had met, Chief Brown said, while both were in प्रिजन इन साउथ कैरोलिना। सो आप देखो ये सारे वर्ड्स जो है, जो हाईलाइटेड है, ये कौन से, दैट है हमारा, व्हाट है, वेयर है, राइट। फिर आप देखो हु है, और नेक्स्ट वन क्या है हमारा, व्हाइल। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अब आपको यहाँ पे एक चीज बताना चाहती हूँ कि ये सारे जो हाईलाइटेड वर्ड्स है, व्हाट आर दे आर ऑल कंजंक्शंस। ये सब क्या है, कंजंक्शंस है। अब कंजंक्शंस क्या है, ये एक पार्ट ऑफ स्पीच है जिसका मीनिंग क्या होता है, I think I might have taught it, but still let me teach it again। So देखो conjunction की स्पेलिंग में आपको सबसे पहले क्या दिख रहा है, कन, ओके, जो कि कनेक्ट की स्पेलिंग में आता है। तो conjunctions क्या काम करते हैं, they connect words और phrases और clauses और sentences, है ना। तो ये काम क्या है इनका, सिर्फ कनेक्ट करने का। conjunctions means connectors, ठीक है। और joining words, तो आपको इतना ध्यान रखना है, कनेक्ट कैसे आपको याद रहेगा, इसके बिगिनिंग में CON है, कंजंक्शन के बिगिनिंग में, तो कंजंक्शंस का मीनिंग क्या है, कनेक्टर्स, है ना। तो ये दो सेंटेंसेस को, दो वर्ड्स को, दो क्लॉसेस को, इन सबको आपस में जोड़ने का काम करते हैं या कनेक्ट करने का काम करते हैं। सो आप देखो व्हाट यू सी हियर, एवरीवन थॉट। अब ये एक क्लॉज है हमारा, आपने क्लॉजेस ऑलरेडी फर्स्ट टर्म में पढ़ा हुआ है, राइट। सो एवरीवन थॉट, ये एक क्लॉज। अब क्लॉजेस क्या होता है आपको पता है कि क्लॉजेस जो है वो कुछ ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जो कि कई बार डिपेंडेंट होते हैं या फिर इंडिपेंडेंट होते हैं। वो कई बार कंप्लीट सेंस देते हैं, मीनिंगफुल सेंटेंस देते हैं आपको, मतलब आपको सब समझ आ जाता है, और कई बार आधा अधूरा होता है वो क्लॉज और आपको कुछ समझ नहीं होता, जैसे हम डिपेंडेंट बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आप एवरीवन, तो आप क्लॉजेस को लेके इतना टेंशन में मत रहो, आप चाहो तो वो वीडियोस वापस जाके देख सकते हो। एवरीवन थॉट, अब आप यहाँ पे देखो ये क्या है, हमारा क्लॉज। अब कैसे पता चलेगा क्लॉज है, एवरी क्लॉज हैज अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब, दैट्स इट। सो अब आपको क्या ध्यान रखना है, यहाँ पे द सब्जेक्ट इज एवरीवन, राइट, एंड थॉट इज अ वर्ब, राइट। तो ये हमें पता चल गया कि ये क्या हमारा एक क्लॉज है, राइट। व्हाट इज इट, इट्स अ क्लॉज। मुझे सिंपल हैंडराइटिंग नहीं आता, देन टू आई एम ट्राइंग। सो ये एवरीवन थॉट, ये क्या है, एक क्लॉज हो गया। अब बीच में क्या है, कंजंक्शन है। उसके बाद देखो he must be the smartest police chief in the country। अब आप देखो यहाँ पे अगर आप इन सबको देखो तो ये एक अलग क्लॉज है, दिस इज ऑल्सो अ क्लॉज। क्यों, क्योंकि इसके अंदर भी देखो आप क्या है, ही सब्जेक्ट है, ओके, और मस्ट जो है हमारा मॉडल है ना, जो कि जैसे हम हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं। तो जब भी एक सेंटेंस में सब्जेक्ट हो प्लस वर्ब हो, सो से हम बोलेंगे क्लॉज। अब वो हो सकता है आपको कंप्लीट सेंस दे, मीनिंगफुल सेंटेंस दे या मीनिंग दे, या हो सकता है कई बार इनकम्प्लीट मीनिंग दे, तो क्लॉजेस ऐसे ही होते हैं। तो यहाँ पे आप देखो एवरीवन थॉट और ही मस्ट बी द स्मार्टेस्ट पुलिस चीफ इन द कंट्री, ये दोनों क्लॉजेस हैं, तो दोनों इंडिपेंडेंट है, राइट। दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉजेस, दोनों अपना अपना मीनिंग दे रहे हैं, सही मीनिंग हमें समझ आ रहा है। तो इन दोनों क्लॉजेस को कनेक्ट करने का काम, ज्वाइन करने का काम कौन कर रहा है, यस, कंजंक्शन कर रहा है, और वो है दैट, है ना। तो इस तरीके से आप देखो यहाँ पे शी रेड, राइट। आप देखो हियर टू शी इज द सब्जेक्ट, रेड, व्हाट इज रेड, रेड इज अ वर्ब, है ना। तो ये
सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, और यहाँ पे भी देखो ही। आप इन कनेक्टर्स को यानी कि कंजंक्शंस को छोड़ दो, आप बस इतना देखो, क्योंकि ज्यादातर बच्चे, why am I teaching you this? Because most of the people get confused with the conjunctions and with relative pronouns. तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि ये क्या है, ये सब relative pronouns नहीं है, ये सब क्या है, these are the conjunctions, है ना। तो कंजंक्शन आपको कैसे पता चले कंजंक्शन है, जब दो क्लॉजेस दे रखी हो और उनको ज्वाइन करने के, उनको कनेक्ट करने के लिए जो वर्ड आप यूज करोगे वो होगा कंजंक्शन। तो इस तरीके से आपको पता चलेगा। कैसे पता चलेगा क्लॉजेस है, जब सब्जेक्ट हो, वर्ब हो, दोनों साइड जो भी कंजंक्शन है उसके दोनों साइड, लेफ्ट साइड, राइट साइड, आपको सब्जेक्ट वर्ब दिख रहा है तो, ठीक है। सो दिस इज द वे यू कैन आइडेंटिफाई, ठीक है। अब यहाँ पे भी देखो, ये भी क्या हमारा सब्जेक्ट है, वर्ब है, राइट, कॉपीड इज आल्सो वर्ब। तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। और ये भी किससे ज्वाइन हुए हैं, ये व्हाट से ज्वाइन हुई है, राइट। तो आपको दैट का मीनिंग पता है, जिसे हम बोलते हैं कि। व्हाट का मीनिंग पता है, शी रेड व्हाट ही हैड कॉपीड, तो उसने वो पढ़ा जो उसने कॉपी किया था। जो व्हाट मीन्स यहाँ पे जो, यहाँ पे क्या नहीं है, ये क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, यहाँ पे वेयर, हु, ये सब क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं, ये सिर्फ दो क्लॉजेस को कनेक्ट करने का काम कर रहे हैं। They tell dash the jewelry is hidden, तो वो बोलते हैं। अब आप देखो, they is our subject, tell is our verb। यहाँ पे भी आप देखो, the jewelry is the subject, okay। इसके देखो, what is subject means, subject answers the question what or who। सब्जेक्ट आपको ये बताता है कि आप सेंटेंस में किस चीज के बारे में बात कर रहे हो, है ना, किसके बारे में बात कर रहे हो या फिर किस चीज के बारे में बात कर रहे हो। तो यहाँ पे देखो, दे टेल में दे सब्जेक्ट हो गया, दे के बारे में बात कर रहे हैं, और वर्ब मीन्स तो आपको पता है वर्किंग वर्ड्स। और यहाँ पे देखो किसके बारे में बात कर रहे हैं, इस पार्ट में, इस क्लॉज में ज्वेलरी के बारे में बात हो रही है, राइट। तो यहाँ पे ये ज्वेलरी सब्जेक्ट हो गया और इज जो है हमारा क्या हो गया, वर्ब है, राइट। सो इस तरीके से हिडन इज ऑल्सो वर्ब। तो आप इस तरीके से देखिए कि इसको यहाँ पे वेयर जो है वो क्या, उसका मीनिंग क्या निकलेगा। तो वे बोले कि, या बताया उन्होंने कि ज्वेलरी कहाँ छुपी हुई है या छुपाई गई है, ठीक है। तो आप देखो कहाँ पे, ये क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं आपसे, ये बल्कि आपको बता रहे हैं कि कहाँ छुपी हुई, लाइक दैट। सो ये इस तरीके से आपको इन सब को समझ लेना। अब यहाँ पे देखो, हु का मीनिंग क्या है, नॉर्म इज अ शॉर्टनिंग ऑफ नॉमिनेटिव, अ ग्रामेटिकल टर्म स्टेटेड मिसेस ब्राउन हु हैड टॉट इंग्लिश। जिन्होंने, यहाँ पे हु का मीनिंग क्या है, जिन्होंने, है ना। तो ये भी क्वेश्चन नहीं पूछा। हु का अगर आप कौन बोलते तो इसका मीनिंग क्या होता है, व्हाट का मीनिंग होता है क्या। तो जब आप क्या बोलते हैं, कौन बोल रहे हैं, और वो भी ये सारे अगर बिगिनिंग में आ रहे होते हैं, सेंटेंस की बिगिनिंग में हु, व्हाट, व्हेन, वेयर और क्वेश्चन मार्क भी होता है, तो आपको पता चलता है कि ये क्वेश्चंस है। तो अभी ये सब क्या है, या रिलेटिव प्रोनाउंस तो है ही नहीं, आपको पता है। ये अभी सिर्फ और सिर्फ क्या है, कंजंक्शन से मैंने आपको बता दिया। कैसे पता चलेगा, जब इनके लेफ्ट साइड में, कंजंक्शंस के लेफ्ट साइड में, राइट साइड में आपको क्या दिख रहा है, सब्जेक्ट वर्ब दिख रहा है। तो ये सिर्फ कनेक्ट करने का काम कर रहे हैं, तो ये कंजंक्शंस है, राइट। तो यहाँ पे हु का मीनिंग है जिन्होंने। यहाँ पे नेक्स्ट वन क्या हमारा, नोलन एंड डेवनपोर्ट हैड मेट, चीफ ब्राउन सेड। तो नोलन और डेवनपोर्ट दोनों मिले थे, चीफ ब्राउन ने बोला, while both were in prison in South Carolina, जब दोनों, अब देखो while का मीनिंग यहाँ पे क्या है, जब, राइट। तो ये इस तरीके से ये सब क्या है, कंजंक्शंस है। नेक्स्ट वन है, when he came up against a case he couldn't solve, he acted at once। अब आप यहाँ पे भी देखो, when जो है वो कोई क्वेश्चन नहीं पूछ रहा, यहाँ पे आपको बोला कि जब, when he came up against a case he couldn't solve, तो जब भी उनको कोई ऐसा, जब भी, है ना, कोई ऐसा केस मिलता था उनको जो वो सॉल्व नहीं कर पाते थे, सॉरी, तो वो इमीडिएटली, एट वंस मींस इमीडिएटली एक्शन लेते थे। सो इस तरीके से ये when is also a conjunction। यहाँ पे क्या है, ये ही सब्जेक्ट है हमारा और came जो है वर्ब है। यहाँ पे आप देखो ही सब्जेक्ट है और ये हमारा क्या है, वर्ब है, राइट, दोनों ही वर्ब है। सो अब आप देखो यहाँ पे केस क्या है। अब मैं आपको धीरे धीरे सारे पर्दे खोलूंगी। I'll make you understand everything, so don't worry. The code is simple, especially as it's written on a sheet from a calendar. So अब देखो कोड सिंपल है, स्पेशली क्योंकि वो, अब यहाँ पे as means क्योंकि, राइट, क्योंकि वो स्पेशली कैलेंडर के शीट पे लिखा हुआ है। They became friendly because of shared interests। अब आप यहाँ पे देखो, अब आप बोलोगे मैम ये भी कंजंक्शन है क्या, नहीं, ये क्या है, प्रेपोजिशनल फ्रेज है। अब वो कैसे पता चले कि प्रेपोजिशनल फ्रेज है, देखो आप यहाँ पे ऑफ, आपको पता है प्रेपोजिशन है ना। सो प्रेपोजिशंस भी मैंने आपको पढ़ाया हुआ है पहले के वीडियोस में। तो प्रेपोजिशंस जो है वो उसका एक एग्जांपल है ऑफ। तो अब यहाँ पे ऑफ है तो ये क्या हो गया, प्रेपोजिशनल। ये ऑफ प्रेपोजिशन है, राइट, इट्स अ प्रेपोजिशन, सॉरी, क्योंकि ये प्रेपोजिशन है इसलिए ये क्या हो गया, प्रेपोजिशनल फ्रेज। सो अब इसका मीनिंग बिकॉज ऑफ का क्या है, दे बिकेम फ्रेंडली, वो फ्रेंडली हुए क्योंकि उनके इंटरेस्ट्स जो थे वो सेम थे, कॉमन थे। एनसाइक्लोपीडिया सॉल्व द केस फॉर हिम बिफोर डिनर वाज ओवर। एनसाइक्लोपीडिया ने डिनर होने के पहले ही, अब यहाँ पे देखो बिफोर क्या है, इसका मीनिंग है पहले,
ही सॉल्व कर दिया। तो ये आप इस तरीके से मीनिंग देख लो। आप आगे चलते हैं। नाउ फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स इन द बॉक्स गिवन बिलो टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। देयर आर 2 एक्स्ट्रा वर्ड्स दैट यू डू नॉट नीड। तो आप देखो यहाँ पे आपको क्या करना है, सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है इन सबको यूज करके, और 2 एक्स्ट्रा वर्ड्स दे रखे हैं यहाँ पे जो आपको यूज में नहीं आएगा। ओके, सो लेट्स सी हमें किसको यूज करना है, किसको यूज नहीं करना है। तो कई बार क्या है कि ये प्रेपोजिशंस भी हो सकते हैं, या प्रेपोजिशनल फ्रेजेस भी हो सकते हैं ये वर्ड्स, या कंजंक्शंस भी हो सकते हैं, राइट। सो डिटेक्टिव स्टोरीज। अब डिटेक्टिव, अब देखो एक बात मैं आपको बता दूं कि जो प्रेपोजिशंस है वो क्या करते हैं, वो आपको जनरली लो दी टाइप बताते हैं। बहुत कॉमन सा छोटा सा है, लोकेशन, डायरेक्शन और टाइम, है ना। और उसके अलावा मैनर्स भी बताते हैं, फिर बहुत सारी चीजें बताते हैं। तो अब एक्चुअली वो इट्स अ लेंथी थिंग, मैं पूरा डीप में नहीं जाऊंगी। आप वो चाहे डेप्थ में जाने के लिए अगर आपको करना है तो आप पहले की वीडियोस देखिए कि कौन से चैप्टर में, कौन से लेसन में वो आया था, और वहां से आप देख के समझ सकते हैं। अब क्वेश्चन क्या है, डिटेक्टिव स्टोरीज आर एक्साइटिंग। डिटेक्टिव स्टोरीज कैसी होती है, बहुत ही एक्साइटिंग होती है, कीपिंग रीडर्स गेसिंग। रीडर्स जो है उसमें गेस करते ही जाते हैं। डैश द रियल कल्प्रिट इज, कि कौन उसमें रियल कल्प्रिट है। अब देखो कौन उसमें रियल कल्प्रिट है, हम ऐसे सोचेंगे ना, हम मीनिंग निकाल रहे हैं तो कौन मीन्स यहाँ पे क्या आ जाएगा, हु, राइट। बट दिस डब्ल्यू विल बी स्मॉल। दे टेक प्लेस इन सेटिंग्स। अब वो ऐसे सेटिंग्स में होती है, इन सेटिंग्स डैश क्लूज आर हिडन केयरफुली। तो अब आप हिंदी में मीनिंग निकालिए, तो ऐसे सेटिंग्स में ये क्लूज जो है वो बहुत ही केयरफुली हिडन होती है। तो दे टेक प्लेस इन सेटिंग्स वेयर क्लूज आर हिडन। अब आप देखो यहाँ पे सेटिंग्स की बात हो रही है, यानी कि बैकग्राउंड जैसा है, तो वहां पे ये क्या आ जाएगा, वेयर, ये है ना, वेयर क्लूज आर हिडन, जहां पे क्लूज जो है बड़े केयरफुली हिडन होते हैं। सो जहां पे, है ना, तो जहां पे मींस क्या आ जाएगा, वेयर आ जाएगा। द नेक्स्ट वन इज डैश द मिस्ट्री सीम्स ट्रिकी, a clever detective always finds answers। हालांकि जो मिस्ट्री है वो ट्रिकी दिखती है, और एक क्लेवर डिटेक्टिव जो है वो हमेशा उसके आंसर्स जो है वो फाइंड कर लेता है। सो हालांकि, दो मींस हालांकि, ओके, दो एंड ऑल्दो बोथ मींस द सेम, राइट। सो यहाँ पे देखो नेक्स्ट है रीडर्स ऑफन वंडर। तो यहाँ पे हालांकि मिस्ट्री ट्रिकी दिखती है या प्रतीत होती है, लगती है, लेकिन एक क्लेवर डिटेक्टिव जो है हमेशा उसके आंसर्स फाइंड कर लेता है। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 2। आपके सारे बॉक्स में वर्ड्स है वो दे रखा है। रीडर्स ऑफन वंडर डैश क्रिमिनल्स लीव स्मॉल बट इंपॉर्टेंट क्लूज। सो रीडर्स हमेशा वंडर करते हैं, डैश क्रिमिनल्स लीव स्मॉल बट इंपॉर्टेंट क्लूज। अब ये क्रिमिनल्स जो है वो छोटे से लेकिन इंपॉर्टेंट क्लूज या हिंट्स ही क्यों छोड़ जाते हैं, है ना। हम ऐसा सोचेंगे ना, हमेशा सोचेंगे इस बारे में कि क्यों क्रिमिनल्स जो है छोटे ही सही लेकिन इंपॉर्टेंट हिंट्स देके जाते हैं जिससे वो पकड़े जाते हैं। सो यहाँ पे क्यों, है ना, व्हाई, आपको मीनिंग निकालना है इसको, और उसमें देखो आप कौन सा वर्ड बिठेगा सही से। द चैलेंज इज टू डिसाइड डैश सस्पेक्ट इज गिल्टी। तो चैलेंज क्या है, ये डिसाइड करना कि जो डैश सस्पेक्ट इज गिल्टी, कि अब देखो कौन सा सस्पेक्ट गिल्टी है, तो कौन सा मीन्स विच, ओके। डैश द ट्रुथ इज रिवील्ड। जब ट्रुथ, हम ये बोलेंगे जब ट्रुथ रिवील हो जाता है, यानी सामने आ जाता है, पता चल जाता है, एवरीथिंग मेक्स सेंस। हर चीज जो है वो सेंस देने लग जाती है, मतलब हर चीज हमें समझ आने लग जाता है। अब जब ट्रुथ जो है वो सामने आती है, ओके, सो देखो जब मीन्स व्हेन आ गया, तो आपको इस तरीके से सोचना है। बट वन मे वंडर डैश दे कुड हैव सॉल्व इट देमसेल्व्स, कि क्या उन्होंने खुद ने सॉल्व किया है। सो अब आप देखो क्या उन्होंने खुद ने सॉल्व किया है। अब ये मैं किस टाइप का क्वेश्चन पूछ रही हूँ, यस और नो टाइप क्वेश्चन। आप या तो यस बोलोगे कि हाँ भाई खुद ने सॉल्व किया है, या फिर ना बोलोगे। सो यस नो टाइप क्वेश्चन जब आपके दिमाग में आए तो उसका आंसर करने के लिए आप क्या यूज करते हो, मतलब ये दिस इज इनडायरेक्ट स्पीच हियर, रिपोर्ट स्पीच। तो यहाँ पे आप उसको उसके लिए इफ यूज करते हैं। सो आपको मीनिंग निकाल के चलना है। सो वन वर्ड का मीनिंग जो है वो अलग अलग जगह पे डिफरेंट हो सकता है ना। अब यहाँ पे रिपोर्ट स्पीच था, इसलिए इसका मीनिंग क्या हो गया, क्या, इफ का। These stories are fun। ये स्टोरी जो है बहुत फन होती है। Dash they make readers think till the very end। तो ये स्टोरीज फन होती है क्योंकि यहाँ पे बिकॉज का मीनिंग क्या है, क्योंकि ये रीडर्स को अंत तक क्या करती है, सोचने पे मजबूर कर देती है। सो इस तरीके से आप ये क्वेश्चंस करेंगे। नाउ लेट्स गो अहेड, कंबाइन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेंटेंसेस यूजिंग द वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट्स। तो सेंटेंसेस दे रखे हैं, पेयर ऑफ सेंटेंसेस, पेयर्स ऑफ सेंटेंसेस है, जोड़ियां है सेंटेंसेस की, और आपको वर्ड जो है ब्रैकेट्स में दे रखा है, उससे आपको सेंटेंसेस को कंबाइन करना है एक साथ, है ना। वन एग्जांपल हैज बीन डन फॉर यू, वी गिव हिम द सिग्नल, ही वाज वेटिंग फॉर द सिग्नल। तो हमने उसे सिग्नल दिया और वो सिग्नल का वेट कर रहा था। तो देखो अब आप क्या करोगे, ये दैट दे रखा है, अब आपको दैट को यूज करना है और इस तरीके से सेंटेंस को कनेक्ट करना है या कंबाइन करना है। तो क्या करेंगे हम, वी गिव हिम द सिग्नल दैट ही वाज वेटिंग फॉर, हाँ, ये होगा हमारा आंसर। यहाँ पे फुल स्टॉप आ जाएगा, देखो। सो वी गिव, हमने उसको सिग्नल दिया जो चाहिए था उसे,
जिसका वो, देखो हम क्या बोलेंगे, जिसका वो वेट कर रहा था। तो देखो यहाँ पे दैट का मीनिंग क्या हो गया, जिसका। मैंने आपको ये बोला था इंग्लिश जो है इट्स अ लैंग्वेज ऑफ एक्सेप्शंस, यहाँ पे मीनिंग हर वक्त चेंज हो जाता है, राइट। सो अब देखो यहाँ पे दैट का मीनिंग क्या हो गया, जिसका। सो वी गिव हिम द सिग्नल, हमने उसे वो सिग्नल दिया जिसका। अब हमने देखो सिग्नल के बाद फुल स्टॉप हटाया और उसकी जगह पे दैट लगाया, क्योंकि हमें जिसका करना है ना, तो दैट लगा दिया कंजंक्शन। और उसके बाद ही वॉज का एच जो है वो स्मॉल किया, क्योंकि हमें कंबाइन करना है, मिलाना है, तो फुल स्टॉप्स को हटाना पड़ेगा। कैपिटल एच जो है ही का, उसको भी स्मॉल करना पड़ेगा। सो दैट ही वॉज वेटिंग फॉर, इतना आप कॉपी कर देंगे, है ना। और इसको क्यों हटा देंगे, क्योंकि देखो आपने सिग्नल की तो बात पहले ही कर दी है, तो वापस आप सिग्नल लिखेंगे नहीं और फुल स्टॉप लगा देंगे, हो गया। सो आप इस तरीके से सेंटेंसेस को कंबाइन करेंगे। जो चीज ऑलरेडी जिसके बारे में आप बात कर चुके हैं, आप वापस उसको कॉपी नहीं करेंगे। जो वर्ड्स, जो मेन वर्ड्स है वो ऑलरेडी गिवन है फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस में, सो दे विल नॉट बी कॉपीड। वी वेंट टू अ प्लेस, हम एक जगह पे गए थे। द इंसिडेंट अकर्ड देयर, वहां पे क्या हुआ, एक इंसिडेंट हुआ, है ना। वी वेंट टू अ प्लेस, अब आपको देखो वेयर दे रखा है, सो वी वेंट टू अ प्लेस। अब यहाँ पे देखो दो सेंटेंसेस और दोनों को हमें कंबाइन करना है, तो कंबाइन करने के लिए पहले फुल स्टॉप को हटाया और वहां पे क्या डाल दिया, वेयर डाल दिया, और उसके बाद ये टी को स्मॉल किया, है ना, वेयर द इंसिडेंट अकर्ड। अब आप यहां तक पूरा कॉपी कर देंगे। तो देखो कितना सिंपल है, सिर्फ फुल स्टॉप की जगह पे आपने वेयर डाला, ओके, और जो भी फुल स्टॉप के बाद वाला लेटर है उसको स्मॉल किया और मेन चीजें कॉपी की। और देयर को हमने क्यों नहीं कॉपी किया, क्योंकि हमने ऑलरेडी वेयर दे रखा है ना। और यहाँ पे जिस प्लेस की बात हो रही है वो प्लेस, यहाँ पे प्लेस भी मेंशन कर रखा है, अ प्लेस भी मेंशन कर रखा है ना। सो वी वेंट टू अ प्लेस वेयर द इंसिडेंट अकर्ड, ठीक है। तो देयर भी प्लेस से रिलेटेड है, तो आप इसको वापस नहीं लिखोगे, ठीक है। सो डन। नाउ द नेक्स्ट वन इज टीचर सेड शी वुड रिटायर सून, शी इज नाउ नियरली 60। अब आप देखो यहाँ पे भी टीचर सेड शी वुड रिटायर सून, अब आप जनरली ज्यादातर बच्चे ऐसे करते हैं, मैं इसलिए बोल रही हूँ कि आपने एक तरीका ढूंढ लिया कि भाई फुल स्टॉप को हटाया, उसकी जगह पे जो फिर उसके बाद जो एस है उसको स्मॉल किया और हु बीच में चिपका दिया। नहीं बेटा, इंग्लिश इतनी सिंपल भी नहीं है ना, जितना लगता है। तो यहाँ पे क्या है कि देखो अब आपको सेंस समझना है सेंटेंस का, यू हैव टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस एंड यू हैव टू कंबाइन इट अकॉर्डिंगली, है ना, उसी हिसाब से आपको कंबाइन भी करना है। तो टीचर ने क्या किया, वो टीचर जो रिटायर होने वाली थी ना जल्दी, तो आप क्या लिखोगे, टीचर हु। देखो आप जिसके बारे में बता रहे हो, आप यू आर टॉकिंग अबाउट द टीचर, तो टीचर के जस्ट बाद ही क्या आ जाएगा, हु आ जाएगा, क्योंकि वो टीचर जो, तो यहाँ पे हु का मीनिंग क्या हो गया, जो। सो टीचर हु इज, ये वाला इज, हु इज नियरली, ये पूरा हु इज, ये नाउ को हटा दोगे आप, हु इज नियरली 60, है ना, इतना कॉपी करोगे आप, नाउ को हटा के हु इज नियरली 60, कॉमा सेड। अब टीचर को हम वापस कॉपी नहीं करेंगे क्योंकि हमने यहाँ पे कॉपी कर लिया है। तो टीचर हु इज नियरली 60, इतना कॉपी किया हमने, नियरली 60, सेड, फिर अब कॉपी करेंगे, वो टीचर जो लगभग 60 की हो चुकी है, ऑलमोस्ट 60 की हो चुकी है, बोला उसने, क्या बोला, शी वुड रिटायर सून। अब लास्ट में इसको कॉपी कर दो, शी वुड रिटायर सून। सो इट डिपेंड्स ऑन द सेंस, है ना, आपको सेंस निकालना है, सही सेंस, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से आपने ये किया, ओके। तो यहाँ पे हु कहाँ पे आ गया, टीचर के जस्ट बाद, क्योंकि उसी टीचर की बात कर रहे हो ना आप, जिस चीज की बात कर रहे हो ना, वहां पे ही आपको क्या लगा देना है, वो ब्रैकेट वाला वर्ड। अब आप यहाँ पे देखो प्लेस की बात कर रहे थे इसलिए बीच में वेयर डाल दिया, है ना, और यहाँ पे आप टीचर के बारे में ही बात करो इसलिए हु यहीं पे डाल दिया। तो वो टीचर जो नियरली 60 की हो चुकी थी, उन्होंने कहा कि वो जल्दी ही रिटायर होने वाली हैं, है ना। तो वुड देखो यहाँ पे फिर से कॉपी हो गया, रिटायर भी कॉपी हो गया, सून भी कॉपी हो गया, दैट्स इट। नेक्स्ट वन इज इट वाज द डे हाफ द क्लास वाज एब्सेंट। सो इट वाज द डे, अब आप देखो मीनिंग समझेंगे आप। अब डे क्या है, यहाँ पे देखो आपको हर जगह यही चीज ध्यान रखनी है। यहाँ पे प्लेस था इसलिए वेयर डाला, टीचर आप इंसान के लिए हु का यूज करते हो तो इसलिए आपने टीचर के बाद हु डाल दिया। अब यहाँ पे इट वाज द डे, डे क्या है, टाइम है, राइट। सो टाइम के लिए हम क्या यूज करते हैं, व्हेन। तो आप यहीं पे टाइम वाला जो चीज आपको दे रखी ना, व्हेन, वेयर, जो भी है जिससे रिलेटेड वर्ड्स दे रखे हो, उसी के पास आप ब्रैकेट वर्ड्स को डाल देंगे। सो इट वाज द डे, अब डे टाइम है इसलिए उसके बाद क्या, उसी के बाद हमने क्या डाल दिया, व्हेन। अब देखो हाफ द क्लास वाज एब्सेंट, व्हेन हाफ द क्लास वाज एब्सेंट। अब देखो सिर्फ फुल स्टॉप हटाया, इस एच को स्मॉल किया, दैट्स इट, ओके। सो बस आपको इतना ध्यान रखना है, जहां पे भी ये ब्रैकेट वाले वर्ड्स आप सोचो किसके पास आएंगे, उसी के पास डालो और बाकी सब चीजों को आप उस हिसाब से सेट कर लो। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस फ्रॉम द टेक्स्ट। What's suspicious about that? Mrs. Brown asked. What do you make of the 4 words, Leroy? Wasn't the mixed up in a jewelry robbery a few years ago? Didn't you search Nolan's house, dear? Is there a young fir tree in Mr. Nolan's palm tree nursery? अब ये क्या है, आप देखो, ये क्या है हमारा, ये सारा का सारा डायरेक्ट स्पीच था,
अब डायरेक्ट स्पीच कैसे पता चलता है? देखो, डायरेक्ट स्पीच मींस एग्जैक्ट वर्ड्स ऑफ द स्पीकर। किसी ने कुछ बोला और आप उसी को एग्जैक्टली कॉपी पेस्ट कर रहे हो। देखो आप, मैं ऐसे याद रखती हूँ, देखो आप डायरेक्ट के स्पेलिंग में क्या आ रहा है? डी। डी के पहले कौन सा लेटर आता है? सी। तो आप ऐसे याद रखो, कॉपी पेस्ट करते हो आप, है ना, कॉपी वर्ड्स ऑफ द स्पीकर। बस स्पीकर के वर्ड्स को कॉपी कर देना इज नोन एज डायरेक्ट स्पीच। अब मैं आपसे हे व्हाट आर यू डूइंग, अगर मैं ऐसे बोलूं तो आप क्या करेंगे? आपने भी अगर मुझे एग्जैक्टली वही बात बोल दी, हे व्हाट आर यू डूइंग, तो ये क्या हो गया? डायरेक्ट स्पीच मींस आपने मेरे वर्ड्स को कॉपी पेस्ट कर दिया। स्पीकर, मैं हूं स्पीकर, मैं बोल रही हूँ, लाउड स्पीकर शादी वाली नहीं जो बजता है उसमें। स्पीकर मींस बोलने वाला, तो जो बोल रहा है उसके एग्जैक्ट वर्ड्स को आप कॉपी पेस्ट कर देते हैं, तो उसे ही हम क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं डायरेक्ट स्पीच। अब आप चाहो तो दूसरा ट्रिक भी है, डी के बाद कौन सा लेटर आता है? डायरेक्ट की स्पेलिंग है डी से स्टार्ट हुई है, तो उसके बाद लेटर आता है ई। तो आप ऐसे याद भी रख सकते हो कि डायरेक्ट स्पीच का मीनिंग है एग्जैक्ट वर्ड्स ऑफ द, डी के बाद ई, तो ई फॉर एग्जैक्ट, राइट, ई फॉर एग्जैक्ट। सो एग्जैक्ट वर्ड्स ऑफ द स्पीकर। अब आपको जो सिंपल लगता है वो याद कर लो। ओके, सो ये हो गया हमारा डायरेक्ट स्पीच। नेक्स्ट वन इज व्हाइल रिपोर्टिंग दीज डायरेक्ट वर्ड्स टू समवन एल्स एट सम अदर टाइम। तो जब कोई घटना हो चुकी है, कुछ भी हो चुका है, कोई इंसिडेंट अकर हो चुका है, एंड आफ्टर दैट अगर आप वो जाके किसी और को बताते हो बाद में, तो उससे हम कुछ ना कुछ चेंजेस करके बताते हैं ना। लाइक मान लो आज कुछ हुआ क्लास में, है ना, कुछ क्लास में हुआ या आपके फ्रेंड के साथ आपकी कुछ हो गई, यू एक्सचेंज हॉट वर्ड्स, राइट, कुछ तू मैं हो गई, तो आप क्या करते हो? आप जाके मम्मा को बताते हो कि पता है मम्मा आज उसने मुझे ऐसे किया, उसने ये बोला, ऐसे करा। तो आप क्या करते हो? जो एग्जैक्टली उसने बोला होता है उसी को आप थोड़ा बहुत चेंज कर देते हो। अब अगर मान लो मैंने आपको कुछ बोला, मैं आपकी फ्रेंड हूं और मैं आपसे बोली हूँ कि हाउ कुड यू डू दैट, तो आप ये जाके मम्मा से थोड़ी बोलोगे कि टीचर ने बोला, आप बोलोगे कि टीचर ने बोला कि मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ, मम्मा बताओ मैं ऐसा कर सकता हूँ क्या? तो आप देखो यू की जगह पे आपने आई कर दिया, है ना। तो कुछ ना कुछ चेंजेस करके जब आप बताते हो ना, तो उसे हम क्या बोलते हैं? वर्ड्स को चेंज कर देते हो किसी और को बताते वक्त, तो दैट इज नोन एज रिपोर्टेड स्पीच। तो रिपोर्टेड स्पीच का मीनिंग है, देखो, या इनडायरेक्ट स्पीच भी उसका दूसरा नेम है, उसी को नरेशन भी बोला जाता है। सो नरेशन मीन्स स्टोरी बताना किसी को, तो मीन्स समथिंग इज ऑलरेडी टेकन प्लेस एंड यू आर टेलिंग इट टू समबडी एल्स, है ना। बाद में आप किसी को बता रहे हो, कुछ ना कुछ वर्ड्स को चेंज करके, टेंस को चेंज करके, एडवर्ब को चेंज करते, कौन से एडवर्ब्स को? प्लेस और टाइम के एडवर्ब्स को, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट स्पीच। अब इतना टेंशन मत लो, सीधे से याद रखो, इनडायरेक्ट स्पीच मींस चेंज द एग्जैक्ट वर्ड्स ऑफ द स्पीकर। या सीधे से देखो, आपने डायरेक्ट की स्पेलिंग में सी, आप मैं तो ये बोलूंगी सी, आप सी का रूल ध्यान रखो। सो सी फॉर कॉपी, है ना, ये किसके लिए हो जाएगा आपका? कॉपी वाला डायरेक्ट स्पीच का मीनिंग, ओके, डायरेक्ट स्पीच का मीनिंग, ओके। और दूसरा है चेंज, ओके, चेंज। सो चेंज का मीनिंग क्या? वर्ड्स को चेंज करके जब आप बोलोगे तो वो हो गया हमारा उल्टा इनडायरेक्ट स्पीच। सो यू जस्ट रिमेंबर दिस मच, आप इतना याद रख लो तो टेंशन नहीं होगा आपको। सो जब आप कॉपी करके स्पीकर के वर्ड्स बोल देते हो तो उसे हम क्या बोलते हैं? डायरेक्ट स्पीच। उसी को देखो, सी का फॉर्मूला है ना, सी फॉर कॉपी, सी फॉर चेंज। और जब उन्हीं वर्ड्स को चेंज करके आप बोलते हो तो उसे क्या बोल देते हैं? उल्टा इनडायरेक्ट स्पीच, राइट। सो ये है पूरा फंडा, तो आप इतना बस याद रखो ना। अब आपको ये चीजें ध्यान रखते हैं, दीज आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट। तो सो टेंस चेंज कर देना आपको, है ना। तो पहले आप इतना देख लो, प्रेजेंट को पास्ट में कर देना है, पास्ट को पास्ट परफेक्ट में चेंज कर देना है, पास्ट परफेक्ट को चेंज नहीं करना है, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, पास्ट प्रेजेंट प्रोग्रेसिव अगर है तो पास्ट प्रोग्रेसिव कर देना है। अब आप सोच रहे हो यार ये सब क्या बता रही है, आप टेंशन मत लो, बिल्कुल मैं आपको आगे चल के सारा बता देती हूँ, ये नहीं पढ़ाऊंगी मैं क्योंकि ये आपके बुक में ऑलरेडी दे रखा है। तो आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि यू हैव टू चेंज द टाइम वर्ड्स, है ना। जब भी whenever you are asked to convert any sentence or any direct speech into indirect speech और narration, दूसरा नेम है indirect speech का, तीसरा नेम क्या है? reported speech। मतलब रिपोर्ट करना, कोई रिपोर्टर्स क्या करते हैं? कोई चीज हो जाती है, कोई घटना होने के बाद, इंसिडेंट होने के बाद आपको बताते हैं, सो उसी को बोलते हैं रिपोर्ट स्पीच। बहुत सिंपल सा, रिपोर्ट मीन्स बताना, है ना, जो चीज हो गई है। तो जब भी आपको रिपोर्टेड स्पीच में या इनडायरेक्ट स्पीच में या नरेशन में कन्वर्ट करने को बोलेंगे तो आपको ये चीजें ध्यान रखना है कि आपको जो भी प्रोनाउंस है, प्रोनाउंस मीन्स वो वर्ड्स जो कि आप नाउन्स की जगह पे यानी नेमिंग वर्ड्स की जगह पे यूज करते हो। लाइक इंस्टेड ऑफ सीमा अगर मैं आई बोलती हूँ और आप मेरे लिए यू बोलते हो, तो ये सब क्या हो गया? मेरे नेम की जगह पे आई और यू यूज हुआ, तो ये क्या हो गया? प्रोनाउंस हो गया। तो आप प्रोनाउंस को भी चेंज करोगे, है ना, डिपेंड करेगा कि आप किसके बारे में बात कर रहे हो। अब आप बोलोगे क्या बोल रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा, आप टेंशन मत लो, मैं एग्जांपल से आपको सारा क्लियर कर दूंगी। तो इस तरीके से ये आपको, आप चाहो तो रट्टा मार लो, लेकिन व्हाट आई बिलीव इज रट्टा मारने से अच्छा है कि हम समझ ले, क्योंकि कितना रट्टा मारोगे आप। As I told you, we all are humans, not parrots, right? We can't cram each and everything. So आपको टाइम वर्ड्स को चेंज करना है और प्लेसेस से रिलेटेड जो वर्ड जैसे कि हियर, तो उसको आप देयर कर दोगे। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये वाली चीज जो आप रट्टा मार लो, ये वाला मैं आपको बोलूंगी रट्टा मारने को।
बाकी चीजों के लिए हमारे पास फॉर्मूले है। सो यहाँ पे आप देखो क्या है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। तो आपको ज्यादा लोड एंड बिल्कुल ही लेना है, क्योंकि आपको पता है हियर यू आर टॉट ओनली वन टाइप ऑफ सेंटेंस, दैट इज इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस मींस देखो अंदर का, आप ऐसे याद रखो इंट्रोगेटिव का मीनिंग। इंट्रोगेटिव मींस इन, किसी के अंदर का अगर हमें निकालना है तो हम क्या करेंगे, उसके बारे, उसके अंदर क्या चल रहा है वो जानना है, तो व्हाट शुड वी डू, विल पुट अप क्वेश्चंस, है ना, उससे क्वेश्चंस पूछेंगे और एवरीथिंग विल बी क्लियर, राइट। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का मीनिंग होता है वो सेंटेंसेस जो कि क्वेश्चंस होते हैं या क्वेश्चंस पूछते हैं। सो दे आर WH क्वेश्चंस और yes no क्वेश्चंस। तो मतलब बेसिकली आप इतना ध्यान रखो कि किसी के अंदर का निकालने के लिए हम क्या करते हैं, क्वेश्चंस पूछते हैं। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मीनिंग क्या है, क्वेश्चंस, राइट। सो अब देखो, अब आपको स्टेप्स बता रखा है कि आपको क्या करना है, कैसे आप रिपोर्ट स्पीच में किसी भी सेंटेंस को कन्वर्ट करेंगे। वो भी किसी भी सेंटेंस नहीं, आपको क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस को आप कैसे रिपोर्ट स्पीच में कन्वर्ट करेंगे। तो अब आपको देखो ये सारा रूल्स बता रखा है, लेकिन मैं आपको ये सारा अभी, ये आपके बुक में है तो आप ऑलरेडी पढ़ लोगे, लेकिन मैं आपको एग्जांपल्स के जरिए ही समझा देती हूँ, वो ज्यादा इजी रहेगा। सो रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू रिपोर्टेड स्पीच। तो मैंने आपको 3 नेम्स बताए थे ना, इनडायरेक्ट स्पीच, नरेशन एंड रिपोर्टेड स्पीच। सो दीज आर द 3 नेम्स। आप अब आपको इनमें से कोई भी नेम दे सकते हैं, यहाँ पे रिपोर्ट स्पीच की जगह पे नरेशन भी दे सकते हैं या फिर इनडायरेक्ट स्पीच भी दे सकते हैं। सो हियर इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन, Why did you stop talking to me? अब आप देखो ये क्या है, इट्स अ क्वेश्चन, राइट, क्वेश्चन मार्क भी दिख रहा है। आज रोहन, अब रोहन ने पूछा कि तुमने मुझसे बात करना क्यों बंद कर दिया। सो हमें ये ध्यान रखना है कि ये क्या है, डायरेक्ट स्पीच है। अब कैसे पता चला मुझे ये डायरेक्ट स्पीच है, अब बोलोगे मैम इसमें साफ लिख रखा है कि रिपोर्ट स्पीच में कन्वर्ट करना। हाँ ये भी एक ट्रिक है, लेकिन यू मस्ट बी वेल वर्स्ड एट दिस थिंग। जब आप पढ़ रहे हो तो आपको पता होना चाहिए, जब भी डबल इन्वर्टेड कॉमास के बीच में कोई भी डायलॉग लिखा हो तो उसी को हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट स्पीच। तो मतलब आप ऐसे मतलब आइडेंटिफाई कर सकते हो अगर रिटन है तो, है ना, क्योंकि आप बोलते वक्त तो डबल इन्वर्टेड कॉमास नहीं लगाओगे। सो ये देखो आप डबल इन्वर्टेड कॉमास लगे यहाँ पे, इससे हमें पता चल गया कि ये क्या है, किसी का एग्जैक्ट वर्ड्स है या कॉपीड वर्ड्स है, राइट, किसी स्पीकर का। तो इस दोनों से हमें पता चल गया कि ये डायरेक्ट स्पीच में है ये। नाउ अब हमें इसे रिपोर्ट स्पीच यानी इनडायरेक्ट या नरेशन में कन्वर्ट करना है, तो हम कैसे करेंगे। आप सबसे पहले किसने पूछा, किससे पूछा, ये देखना है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, यू विल फाइंड द रिपोर्टिंग वर्ब। सो दिस इज नोन एज द रिपोर्टिंग वर्ब, है ना, ये क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब, आस्क्ड। अब रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है, ये वो वर्ब होता है जो आपको ये बताता है कि किसने कहा और किससे कहा, ये ऐसी चीजों का आंसर करता है ये। तो आप देखो यहाँ पे किसने कहा, किसने पूछा, रोहन ने पूछा, राइट। तो ये जो डायलॉग है वो किसने बोला, रोहन ने बोला। तो आस्क्ड रिपोर्टिंग वर्ब है, क्यों, क्योंकि ये बता रहा है कि रोहन ने क्या बोला, ओके, या रोहन ने बोला। तो रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, वो वर्ब है जो आपको बताता है कि किसने कहा और किससे कहा, है ना। तो इतना क्लियर है, दिस इज आवर रिपोर्टिंग वर्ब। अब आपको इतना ध्यान रखना है कि ये हमारा डायरेक्ट स्पीच है, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था, बिकॉज इट्स इन डबल इन्वर्टेड कॉमा, राइट। तो अब हम कैसे स्टार्ट करेंगे, रोहन ने पूछा। तो सबसे पहले आप देखो, आप बोलोगे रिपोर्टिंग वर्ब क्यों पता करने को बोला यार। रिपोर्टिंग वर्ब पहले आप सबसे पहले आप रिपोर्टिंग वर्ब को देखेंगे। अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो देखो आप रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, आस्क का पास्ट लिखा हुआ है यहाँ पे, आस्क्ड। सो जब भी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो तो आपको क्या करना है, डायरेक्ट स्पीच को भी पास्ट में चेंज करना पड़ेगा। अब बोलोगे बट माँ ठीक है देखते हैं। तो अब आप देखो सबसे पहले हमने रिपोर्टिंग वर्ब फाइंड किया, उसका टेंस पता लगाया, पता चल गया कि ये पास्ट टेंस में है ना। किसमें है रिपोर्टिंग वर्ब हमारा, इट्स इन पास्ट टेंस, राइट। अब हम डायरेक्ट स्पीच को देखेंगे कि ये कौन से टेंस में है। सो हियर टू व्हाट यू सी, डिड। अब डिड का मीनिंग भी क्या है, ये भी पास्ट टेंस है। अब आपको कैसे पता चलता है कि कोई सेंटेंस पास्ट टेंस का है, व्हेन द वर्ब इज इन इट्स सेकंड फॉर्म। जब वर्ब उसकी सेकंड फॉर्म में हो तो हमें पता चल जाता है कि ये कौन सा टेंस है, पास्ट टेंस है। तो यहाँ पे डिड जो है डू का सेकंड फॉर्म है, राइट। तो इसलिए मुझे पता चल गया कि डायरेक्ट स्पीच भी किस में है, पास्ट में है। तो अब बस इतना ध्यान रखो कि व्हेनेवर द रिपोर्टिंग वर्ब एंड द डायरेक्ट स्पीच both are in past tense, है ना। तो अब आप क्या करोगे, जब भी रिपोर्टिंग वर्ब और डायरेक्ट स्पीच दोनों पास्ट में हो। अब पास्ट का मीनिंग मैंने आपको क्या बताया था, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, है ना। अब आप देखो दोनों के दोनों सेकेंड फॉर्म में है, आस्क्ड भी सेकेंड फॉर्म में है और डिड भी हमारा सेकेंड फॉर्म में है, ओके। आस्क्ड और डिड दोनों सेकंड फॉर्म में है और उसकी वजह से अब हम आंसर में देखो, मतलब ये ट्रिक है। अब आप इतने सारे रट्टा मारोगे उससे अच्छा है कि फॉर्मूला ट्रिक यूज कर लो। व्हेनेवर यू सी V2 इन द रिपोर्टिंग वर्ब एंड द डायरेक्ट स्पीच, तो आप आंसर में V2 के बाद क्या आता है बताओ, V3 यानी थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, राइट। तो आप आंसर में थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगा दोगे, है ना, और उसके आगे हमेशा हैड लगा दोगे। बस इतना ध्यान रखो, बस। अब आप बोलोगे समझ नहीं आया, चलो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। सो रोहन आस्क्ड, रोहन ने
आप चाहो तो यहाँ पे क्वेश्चन लिख सकते हो, इंक्वायर्ड लिख सकते हो, आस्क लिख सकते हो, बोथ विल बी करेक्ट। सो रोहन, क्योंकि आपको फाइनली आज मीन्स पूछना ही बोलना है। सो रोहन क्वेश्चन, ये तो ऑलरेडी दे रखा है क्वेश्चन में। अब आपको क्या ध्यान रखना है, यू मस्ट कॉपी द क्वेश्चन वर्ड्स। जो भी क्वेश्चन वर्ड्स है उसको कॉपी करना है, बस उसको बिगिनिंग में जो भी क्वेश्चन वर्ड है उसको, उसका जो फर्स्ट लेटर है उसका आप स्मॉल लेटर कर दो, बस। क्वेश्चन वर्ड को कॉपी किया, वाई वाई। सो रोहन क्वेश्चन वाई। अब उसके बाद देखो, आप क्वेश्चन वर्ड के बाद आप हमेशा किस पे आ जाएंगे, सब्जेक्ट पे आ जाएंगे। अब देखो ये सेंटेंस किसके बारे में है, किसके बारे में? आप देखो, ये हमें पता नहीं कि वो रोहन किससे पूछ रहा है ये चीज। तो जब भी आपको ये पता ना हो कि किससे पूछ रहा है कोई, तो आप आए ही मान लो कि रोहन मुझसे पूछ रहा है, ऐसा सोचो आप। तो यहाँ पे क्या कर दोगे आप, आपको पता है दूसरा स्टेप क्या ध्यान, मतलब पहला स्टेप आपने देखा, रिपोर्टिंग वर्ब फाइंड किया, उसका टेंस फाइंड किया, डायरेक्ट स्पीच देखा, उसका टेंस फाइंड किया, उसके बाद अब आपको क्या करना है, क्वेश्चन वर्ड्स को कॉपी करना है, ये हमने थर्ड स्टेप देखा। फिर फोर्थ स्टेप क्या है कि आपको प्रोनाउंस को चेंज करना है। तो यहाँ पे जो यू है वो किसके लिए यूज हुआ है, मैंने बताया कि जब ये नहीं दे रखा है कि किससे रोहन पूछ रहा है, तो आप सोचो कि आपसे पूछ रहा है, तो यहाँ पे यू को हम किस पे कन्वर्ट कर देंगे, आई में। सो रोहन क्वेश्चन व्हाई आई। उसके बाद अब आप देखो, यू को हमने आई में कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, तो आपको बस इतना ध्यान रखना है कि क्वेश्चन वर्ड के बाद आपको क्या लगा देना है, सब्जेक्ट, है ना। अब यू यहाँ पे सब्जेक्ट है, यहाँ पे हम किसके बारे में बात कर रहे थे, यू के बारे में, है ना। अब यहाँ पे उसी यू को हमने आई कर दिया, हो गया इतना, प्रोनाउन चेंज। उसके बाद अब आप जनरली क्या करते हो, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब लगा दो सब। सो क्वेश्चन वर्ड कॉपी किया, उसके बाद सब्जेक्ट चेंज किया, प्रोनाउन था इसलिए यू को आई किया, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। मैंने क्या बोला था कि जब भी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट का हो और डायरेक्ट स्पीच पास्ट का हो, तो आप पास्ट मींस V2, तो V2 के बाद क्या आता है, V3, यानी कि थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाया आपने। तो स्टॉप का देखो, आपको सिर्फ आप किसका वर्ब चेंज कर सकते हो, किस वर्ब का टेंस चेंज कर सकते हो, डायरेक्ट स्पीच का, ठीक है। तो यहाँ पे स्टॉप वर्ब है, तो उसका कौन सा फॉर्म लगा दिया हमने, थर्ड फॉर्म लगा दिया, और उसके आगे आपको हैड लगाना ही है। तो हैड, स्टॉप्ड और बाकी चीजें, टॉकिंग को आप कॉपी कर दोगे और टू के बाद क्या लगा दोगे, हिम। अब हिम क्यों आया, क्योंकि देखो यहाँ पे मी रोहन ने अपने लिए यूज किया है, राइट, मी रोहन ने अपने लिए यूज किया है। तो रोहन क्या है, मेल है, बॉय है, तो उसकी जगह पे आप मी को किस पे कन्वर्ट कर दोगे, हिम में। ये भी तो प्रोनाउन है ना मी, तो आपको प्रोनाउंस को ऐसे चेंज करना है, राइट। तो अब आंसर क्या हो गया, रोहन क्वेश्चन व्हाई आई हैव स्टॉप्ड टॉकिंग टू हिम। तो अब आपको ये फॉर्मूला हमेशा ध्यान रखना है, हैड प्लस V3, है ना। जब भी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो यानी V2 में हो, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब में हो, डायरेक्ट स्पीच भी V2 में हो यानी सेकंड फॉर्म है, तो आप आंसर में V3 यानी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब डालेंगे, उसके आगे हैड लगा देंगे, दैट्स इट, हो गया। अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डिड यू एंजॉय द फैमिली गैदरिंग यस्टरडे, आस्क्ड माय आंट। तो अब देखो यहाँ से स्टार्ट, आंट ने पूछा, माय आंट आस्क्ड। अब देखो यहाँ पे क्या है, डिड। अब आप इसे पढ़ के देखो इस डायरेक्ट स्पीच को। सो दिस इज अ यस नो टाइप क्वेश्चन, हाँ ना वाला आंसर आएगा, राइट। तो हाँ या ना बोलोगे आप। तो ऐसे यस नो टाइप क्वेश्चंस में आप क्या कर लेते हो, यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड तो है नहीं, क्वेश्चन वर्ड मींस क्या, व्हेन, वेयर, व्हिच, हाउ, है ना, ये सब वाले। तो ये यहाँ पे है नहीं क्वेश्चन वर्ड, तो जहां पे आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि इफ द क्वेश्चन बिगिंस विद अ हेल्पिंग वर्ब, तो आप क्या कर दोगे, आस्क के बाद, क्वेश्चन के बाद, इंक्वायर्ड के बाद इफ लगा दोगे, ठीक है। या फिर आप पढ़ो डायरेक्ट स्पीच को और देखो यस नो टाइप क्वेश्चन है क्या, यानी क्या इसका जवाब हाँ या ना में आएगा, तो आप वहां पे इफ लगा दोगे, बस, है ना, इफ लगाओगे। और उसके बाद वही फॉर्मूला फिर से, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब और बाकी चीजें। सो अब यहाँ पे भी देखो, रिपोर्टिंग वर्ब भी पास्ट का यानी कि V2, डायरेक्ट स्पीच भी V2, है ना। तो अब आंसर में देखो, आप देखो हैड प्लस V3 आ गया, बस। और प्रोनाउंस को तो चेंज करना ही है। तो मेरी आंट ने पूछा, माय आंट आस्क्ड इफ क्यों लगाया, क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, ये यस नो टाइप क्वेश्चन है, तो हम उस वहां पे हमेशा इफ लगाएंगे आस्क के बाद। सो माय आंट आस्क्ड इफ, यू का क्या हो जाएगा, आई, है ना, मुझसे पूछा ना, सो यू को प्रोनाउन को चेंज कर दिया आई में, और एंजॉय जो वर्ब है उसको थर्ड फॉर्म में डाल दिया, उसके पहले देखो हैड लगा दिया। द फैमिली गैदरिंग इतना कॉपी किया, और देखो टाइम वर्ड है हमारा यस्टरडे, तो जब भी टाइम वर्ड हो तो उसको भी आपको चेंज करना है। तो यस्टरडे का क्या हो जाएगा, द प्रीवियस डे। ये आपको सिर्फ ध्यान करना है, जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था, टाइम वर्ड्स को कैसे चेंज करना है ये आपको ध्यान रखना है। सो द यस्टरडे को द प्रीवियस डे में कर दिया, दैट्स इट, हो गया। नेक्स्ट वन, अब देखो ऐसे ही कर रखा है, व्हेन विल यू विजिट अस अगेन। अब यहाँ पे V2 है, यहाँ पे देखो आप फ्यूचर टेंस है ना, तो आपको कोई टेंशन नहीं लेना है ऐसे में। तो ये वाला रूल्स कब था मैंने आपको समझा दिया, कब यूज करना है। अब यहाँ पे देखो, सिंस द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन पास्ट टेंस, तो हमें क्या करना है, डायरेक्ट स्पीच को भी पास्ट में करना है। आपको सिर्फ तभी टेंशन लेना है जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट का हो। जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट का है तो डायरेक्ट स्पीच को भी आप पास्ट भी कर देंगे, अगर वो पास्ट में नहीं है तो। ओके, सो अब देखो यहाँ पे
माई ग्रैंड मदर इंक्वायर्ड, जैसे मैंने आपको बोला था, आप इंक्वायर्ड, आस्क्ड या फिर क्वेश्चन भी बोल सकते हैं। सो माई या इंट्रोगेटेड भी बोल सकते हैं। माई ग्रैंड मदर इंक्वायर्ड, क्वेश्चन वर्ड है ये, तो व्हेन को कॉपी कर देंगे बट डब्ल्यू को स्मॉल कर देंगे। सो माई ग्रैंड मदर इंक्वायर्ड व्हेन, फिर किस पे आ जाएंगे हम, क्वेश्चन वर्ड या इफ के बाद सब्जेक्ट पे। तो देखो हम यहाँ पे सब्जेक्ट पे आ गए, यू है यहाँ पे, तो ग्रैंडमा ने मुझसे पूछा ना, तो यू का क्या हो जाएगा, आई। व्हेन को कॉपी किया, क्वेश्चन वर्ड है, तो फिर इसके बाद सब्जेक्ट पे आ गए, यहाँ पे सब्जेक्ट है यू, यू के बारे में बात करें तो उसको आई में कन्वर्ट कर दिया, प्रोनाउन है ना, चेंज किया। सो व्हेन आई, अब आप देखो विल हेल्पिंग वर्ब है, राइट, हेल्पिंग वर्ब। अब इसका पास्ट क्या हो जाता है, वुड। तो हमने देखो क्योंकि ये पास्ट में नहीं था डायरेक्ट स्पीच, लेकिन रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में था, इसलिए हम इसको भी किस पे कर देंगे, पास्ट में। सो व्हेन आई विल का क्या हो जाएगा, वुड, पास्ट है ना। व्हेन आई वुड विजिट, और अस का क्या हो जाएगा, अस प्रोनाउन है, अस की जगह पे देम, और अगेन विल बी कॉपीड, बस फुल। और ये ध्यान रखना है कि आप फिर से लास्ट में क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे, है ना, क्योंकि ये ऑलरेडी कोई पूछ चुका है और हम सिर्फ किसी और को बता रहे हैं, मतलब ये रिपोर्टेड स्पीच है ना, तो आप ये कोई किसी से पूछ चुका है, हम सिर्फ इसे लिख रहे हैं, बता रहे हैं किसी और को, तो हम क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं। सो हम क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क्स लास्ट में नहीं डालेंगे। माधवी सेड टू रवि, विल यू कम विद मी टू मीट आवर ओल्ड टीचर टुमारो, ये नहीं है। सो यहां तक ही क्वेश्चन है। माधवी सेड टू रवि, अब देखो सेड टू जो रिपोर्टिंग वर्ब है, जो ये बता रहा है किसने कहा, किससे कहा, तो यहाँ पे सेड टू को आप किस पे कन्वर्ट कर देंगे, आस्क्ड में, क्योंकि हम क्वेश्चंस क्या करते हैं, पूछते हैं। अब आप बोलोगे मैम ये क्या बोल रहे हो, देखो डायरेक्ट स्पीच क्या है, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, यानी कि क्वेश्चन है, तो आप क्वेश्चंस बोलते नहीं हो, कहते नहीं हो, आप पूछते हो। तो पूछने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंक्वायर्ड, इंट्रोगेटेड या फिर क्वेश्चन और आस्क्ड। आप जो मन है जिसकी स्पेलिंग आती है आप वो लिखो। सो देखो सेड टू को की जगह पे हमने क्या लिख दिया, आस्क्ड। माधवी आस्क्ड, अब किससे पूछा, रवि से, वो कॉपी कर दिया हमने। अब देखो यहाँ पे ये डायरेक्ट स्पीच जो है किससे स्टार्ट हो रहा है, हेल्पिंग वर्ब से, यानी कि पता चल गया ये यस नो टाइप क्वेश्चन है, तो हम क्या लगा देंगे, इफ लगा देंगे। और बाकी अब प्रोनाउन को चेंज करते हैं, सब्जेक्ट पे आएंगे ना, तो यू को क्या कर देंगे, ही, है ना, क्योंकि रवि के लिए वो यू का यूज कर लिए, और रवि क्या है, मेल है, बॉय है। सो इफ ही, अब विल देखो डायरेक्ट स्पीच में विल यूज हुआ है, तो विल का पास करेंगे, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब पास में है ना, रिपोर्टिंग वर्ब पास में V2 में है, तो आप इसको भी डायरेक्ट स्पीच को भी पास में करोगे, ही वुड हो जाएगा ना, पास्ट इसका V2। गो, काम का क्या हो जाता है, ये ध्यान रखना आपको, काम का हम क्या कर देते हैं, गो कर देते हैं, है ना, गो। सो इफ ही वुड गो विद हर टू मीट, अब आर का क्या हो जाएगा, देयर। तो ये सारे प्रोनाउंस जो है आपको चेंज करने होते हैं, आपको तो पता ही है। अब यहाँ पे मी किसने यूज किया है, ये मी माधवी ने अपने लिए यूज किया है, तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, उसका हर यूज कर देंगे। अब आप देखो यहाँ पे आर मीन्स उनके लिए, है ना, तो हम आर का देयर कर देंगे। आप चाहो तो लर्न कर लो इसको, आपको ये दे रखा है बुक में कि किस प्रोनाउन को किस पे कन्वर्ट करते हैं, लेकिन आप सेंस समझ लोगे तो वो ज्यादा इजी है। आप ये सोचोगे किसने किसके लिए यूज किया है, तो आप इजिली कन्वर्ट कर सकते हो। सो आर का आपने किस पे कन्वर्ट कर दिया, देयर में, ओके। और बाकी ओल्ड टीचर, द टुमारो है, तो देखो आप ओल्ड टीचर के बाद टुमारो है विच इज अ टाइम वर्ड, तो इसको आप टुमारो को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, द नेक्स्ट डे में। तो इस तरीके से आप ये करोगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। माय फ्रेंड सेड व्हाट गिफ्ट आर यू प्लानिंग टू गिव योर ब्रदर। अब आप देखो यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड है और सेड रिपोर्टिंग वर्ब V2 में है, यानी कि पास्ट टेंस में है, ओके। और यहाँ पे जो डायरेक्ट स्पीच है वो किसमें, आर दिख रहा है हमें, तो इसका मतलब चल रहा है, पता चल रहा है कि रिपोर्टिंग वर्ब तो पास्ट में है लेकिन डायरेक्ट स्पीच प्रेजेंट में है, तो अब हमें इसे किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, पास्ट में, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब इज इन पास्ट टेंस। तो देखो अब हम करते हैं, माय फ्रेंड इंक्वायर्ड, क्वेश्चन वर्ड कॉपी किया, व्हाट गिफ्ट। अब उसके बाद हम किस पे आएंगे, सब्जेक्ट पे, व्हाट गिफ्ट आई, आर का क्या हो जाएगा, वॉज, है ना, व्हाट गिफ्ट आई वाज प्लानिंग टू गिव योर की जगह पे माय ब्रदर, फुल स्टॉप। सो आप इस तरीके से करेंगे। शैल आई कैरी दीज नोटबुक्स टू द स्टाफ रूम मैम, आस्क्ड वीनू, वीनू आस्क्ड हर टीचर। अब आप देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी शेल से स्टार्ट हो रहा है, यानी हेल्पिंग वर्ब से, तो हम क्या डाल दिए उसके जगह पे, उसके बाद सब्जेक्ट। सो वीनू यहाँ पे एक लड़की है शायद, है ना, तो हम क्या करेंगे, अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो आप यहाँ पे ही भी कर सकते हो, है ना, लेकिन हम ही नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे लिखा है वीनू आस्क्ड हर टीचर, यानी वीनू एक लड़की है। सो इफ, उसके बाद सब्जेक्ट, प्रोनाउन को चेंज किया, इफ शी, और शैल का क्या हो जाता है, वुड। ये भी ध्यान रखना, आपको ये याद रखना पड़ेगा, शैल को हम वुड में कन्वर्ट कर देते हैं, शैल का शुड नहीं करेंगे, वुड करेंगे, पास कर देंगे। इफ शी वुड कैरी दीज का दोस्त हो जाएगा, नोटबुक्स टू द स्टाफ रूम, फुल स्टॉप, और मैम वगैरह को खा जाओगे, ठीक है। अब देखो आप नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी के बेस पे है, तो बहुत सिंपल है। रीड द कॉन्वर्सेशन बिटवीन अदिति एंड राहुल, और दो बच्चे अदिति और राहुल आपस में बात कर रहे हैं। अदिति, डिड यू सी एनीवन लीव अ पैकेज नियर द लिफ्ट। अब ये देखो क्वेश्चन पूछ रही है अदिति, ये क्वेश्चन है और ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, तो आप क्या यूज करेंगे, इफ यूज करेंगे। और देखो डायरेक्ट स्पीच पास्ट में है ना, डिड। राहुल, आई नोटिस्ड अ मैन वेयरिंग अ ब्लू जैकेट, ड्रॉप इट ऑफ। अब देखो यहाँ पे भी डायरेक्ट स्पीच किसमें, पास्ट में, नोटिस्ड, ये भी
ये एक सेंटेंस है, क्वेश्चन है। अदिति व्हाट टाइम डिड यू सी दिस हैपन। अब अदिति बोलती है, ये क्वेश्चन पूछी है और इसमें क्वेश्चन वर्ड है और लेकिन डिड है, तो इससे पता चल गया कि डायरेक्ट स्पीच पास्ट में। डायरेक्ट स्पीच मतलब क्या, किसी का डायलॉग, मैंने आपको बोला था। राहुल ये क्या बोल रहा है, इट वॉज अराउंड 6:45 PM। अदिति वर यू एबल टू सी हिज फेस। अब देखो यहाँ पे भी वर्ड जो है वो हेल्पिंग वर्ब है, इससे पता चल रहा है कि ये क्या है, यस नो टाइप क्वेश्चन है, ओके, और वर्ड पास्ट का है, तो यानी कि डायरेक्ट स्पीच यहाँ पे भी पास्ट में हो गया। नेक्स्ट वन इज राहुल he wore a hood and so I could see his face। तो देखो यहाँ पे भी wore पास्ट का है, तो पता चला कि डायरेक्ट स्पीच किसमें है, पास्ट में है। हो गया इतना क्लियर। अब आप देखो, जो मैंने आपको फंडे बताया था ना, जो ट्रिक बताया था, वो ही आपको यूज करना है। तो अब देखो हम कंप्लीट करें। अदिति आज राहुल, क्योंकि वहां पे हेल्पिंग वर्ब था, मैंने आपको बताया था हेल्पिंग वर्ब यानी कि यस नो टाइप से क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा था, हमें पता चल रहा था, तो अब उसकी जगह पे हमने इफ डाल दिया, डिड की जगह पे। इफ ही हैड सीन, मैंने आपको क्या बताया, जब भी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में, देखो यहाँ पे ऑलरेडी आपको रिपोर्टिंग वर्ब दे रखा है, सेकंड फॉर्म, किसने कहा, किससे कहा, तो ये सेकंड फॉर्म यानी कि पास्ट फॉर्म में है, तो आप आंसर में क्या कर देंगे, आंसर में देखिए क्वेश्चन में क्या था, डिड था, डिड है ना, यानी कि V2 था, तो आप आंसर में रिपोर्टिंग वर्ब भी V2, डायरेक्ट स्पीच भी V2, तो आंसर में क्या आ जाएगा, V3 और उसके आगे हैड, यही तो फॉर्मूला था हमारा। और प्रोनाउंस आपको चेंज करना है, टाइम वर्ड चेंज करना है, प्लेसेस वाला वर्ड चेंज करना है, दैट्स इट। सो इफ यू हैव सीन एनीवन लीव अ पैकेज नियर द लिफ्ट, फुल स्टॉप। नेक्स्ट वन, राहुल रिप्लाइड, रिप्लाइड मींस आंसर्ड भी लिख सकते हो आप, दैट ही हैड। अब देखो यहाँ पे भी क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है और डायरेक्ट स्पीच V2 में था, तो हम यहाँ पे भी क्या कर देंगे, हैड नोटिस्ड। प्रोनाउंस को तो चेंज किया है हमने, ही हैड नोटिस्ड अ मैन वेयरिंग अ ब्लू जैकेट ड्रॉप इट ऑफ, फुल स्टॉप। अदिति आस्क्ड राहुल, अब यहाँ पे क्वेश्चन है और क्या यूज कर रखा था, टाइम वर्ड, तो आप क्या करेंगे, एट व्हाट टाइम। अब यहाँ पे भी फॉर्मूला सेम है, जहां जहां पे रिपोर्टिंग वर्ब भी पास में, रिपोर्टिंग वर्ब भी पास में, रिपोर्टिंग वर्ब भी पास में, रिपोर्टिंग वर्ब भी पास में और डायरेक्ट स्पीच भी पास में, तो आप आंसर में हैड प्लस V3 लगा देंगे, V2 के बाद V3 आता है और उसके आगे हैड लगाया बस। एट व्हाट टाइम ही हैड सीन दैट हैपन, ओके। Rahul replied that it had been around 6:45 PM. Aditi further inquired if, है ना, फिर से देखो यस नो टाइप क्वेश्चन होगा, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा था और V2 था क्वेश्चन में, इसलिए यहाँ पे क्या लगा दिया, V3। अब आप बोलोगे वर्ड था क्वेश्चन में, है ना, वर्ड, तो वर्ड जो है सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, इसका थर्ड फॉर्म क्या होता है, बीन। एक्चुअली बी का फर्स्ट फॉर्म है इज, एम आर यानी कि प्रेजेंट फॉर्म, सेकंड फॉर्म है वाज वर्ड यानी कि पास्ट फॉर्म, थर्ड फॉर्म है बीन, तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, है। वर्ड था क्वेश्चन में सेकंड फॉर्म में, है ना, सेकंड फॉर्म है ये, तो यहाँ पे थर्ड फॉर्म हम लगा देंगे। वर्ड दे रखा तो क्वेश्चन में, तो आंसर में हमने क्या कर दिया, हैड बीन और एबल टू सी his face. Next one, Rahul said that he had worn a hood so he couldn't see his face. So this one is already done for you. So इस तरीके से हमने, देखो आप इसको बार बार सुनना, है ना, and repeat it every single day, revise it, कि आप you should understand it very well। क्यों, क्योंकि because आपको पता है it will not leave you so easily, it will keep following you till 12th or sometimes even after 12th standard। so आप अभी से ही थोड़ा 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 करके स्टेप बाय स्टेप सीखते चलो, बार बार सुनो, बार बार रिवाइज करो, तो आपको बहुत इजी हो जाएगा। बस आपको किस टाइम वर्ड को किस टाइम वर्ड में चेंज करना है वो याद रखिए। अगर आपको ये याद करना है किस प्रोनाउन को चेंज करना है किस प्रोनाउन में, आप वो भी याद कर सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से आप बेस्ट रहेगा कि ये देखिए किसने कहा किससे कहा, मेल है तो आप ही डाल देंगे, फीमेल है तो शी डाल देंगे, ओके। ये ध्यान रखिए। आप टाइम वर्ड्स को भी कई बार चेंज करना पड़ता है, जैसे मैंने बताया प्लेस वाले वर्ड्स भी चेंज करने पड़ते हैं, दीज को दोज में बनाना पड़ता है, तो आप याद कर सकते हैं तो याद कर लिए, लेकिन ये सब पॉइंट्स को ध्यान रखिए, है ना। और आपको जब भी आप कन्वर्ट करते हैं ना डायरेक्ट स्पीच को रिपोर्ट स्पीच या इनडायरेक्ट स्पीच या नरेशन में, तो आपको डबल इन्वर्टेड कॉमर्स, सारे कॉमर्स खा जाने पड़ता है, तो ये आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन मार्क्स खा जाना पड़ता है, ठीक है। तो आप सारे पॉइंट्स को इजिली याद कर सकते हैं, बशर्ते कि आप डेली रिवाइज करते हैं, बिकॉज ग्रामर बहुत सिंपल है। सो आई होप यू अंडरस्टूड एवरीथिंग वेरी वेल। इफ यू स्टिल हैव एनी डाउट्स यू मे कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, आई विल बी वेटिंग eagerly to answer all your questions and clear your doubts. So thanks for watching our videos. If you like videos, please hit the like button, subscribe to EduRec channel and share this video with your friends and relatives. Thanks for watching. Bye bye. Take care and stay healthy.